चेक करो। आई थिंक आ गया। चलो देखो, देखो साउंड वगैरह ठीक है, चेक कर लो। साउंड ठीक है, साउंड ठीक है, ठीक चेक कर लेना। लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था, ठीक उसी का ये वाला कर दिए थे, ये भी रिएक्शन कर दिए थे। चलो यहां से ये क्वेश्चन से करना है। लेकिन एक बात बोले, आप लोग को देखते हैं ना तो बड़ा कभी कभी टेंशन हो जाता है, पढ़ना ही नहीं चाहता है, एकदम लगता है जैसे। अमाइनो एसिड्स क्या है पूछा पहला, नेम द फर्स्ट अमाइनो एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम चीज। देखो एक बार ऐसे ही पूछ दिया है तो क्वेश्चन है। देखो अमाइनो एसिड्स आपको पता होगा, याद है, एक ही कार्बन एटम पर क्या लगा हो, एक एसिडिक फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक क्या लगा हो, अमाइनो ग्रुप। एक हाइड्रोजन होगा और एक यहाँ पे आर ग्रुप होगा, याद है। आर कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यही मेरा क्या है जी, अमाइनो एसिड्स। ये वाला अमाइनो ग्रुप और ये वाला एसिडिक ग्रुप, तो ये क्या है मेरा अमाइनो एसिड्स। तो यही क्या लिखा हुआ, अमाइनो एसिड्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें क्या रहता है, अमाइनो ग्रुप, और एक क्या रहता है, कार्बोक्सिल ग्रुप है। जैसे ग्लाइसिन, याद करो, ग्लाइसिन एलानीन, याद है। मोस्ट सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स कौन, ग्लाइसिन। जब यहां पे इस तरह से दिखा दो, व्हेन आर बराबर अगर H हो जाए तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एच एच, इधर H और इधर कौन, NH2, और इधर कौन, COH। तो अगर R बराबर H हो जाए तो ये कौन सा अमाइनो एसिड्स, ग्लाइसिन। लिख देना मोस्ट सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स, सबसे सिंपल अमाइनो एसिड्स कौन है, बोलो, ग्लाइसिन। कौन है जी, ग्लाइसिन। और टायरोसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड्स था जो सबसे पहले ऑब्टेन किया गया था कहां से, चीज से। ठीक, आगे पूछता है इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन कौन होता है, एग्जाम्पल बताओ। कोई एक, इसेंशियल किसको बोले थे, जिसका निर्माण हमारे शरीर में संभव नहीं है, हमें डाइट में चाहिए, बाहर से जो चीज हमें चाहिए वो क्या कहलाता है, इसेंशियल। तो कहता है दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, हमारे शरीर में नहीं बनेगा, मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइट, हमें डाइट से चाहिए। हम आपको लास्ट क्लास में भी सिखाए थे, बोलो ट्रिक एक बार, लुक लंदन टॉक टोक्यो वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बोलो, ल्यूसीन, लाइसिन, आगे बोलो, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफान, अरे था, वैलिन, आइसोल्यूशिन, मिथ्योनिन और फेनाइलएलानिन, यही था। इसमें से कोई लिख देना, दो गो एग्जाम्पल लिख सकते हैं ना, तो ल्यूसिन लाइसिन कुछ भी लिख देना, दो गो लिख दोगे दे देगा मार्क्स। तो इसेंशियल किसको बोले, बोलो फिर से, जो हमें खाने में चाहिए, हमारे शरीर में वो नहीं बनेगा तो आप बाहर से डाइट में चाहिए तो इसेंशियल, जो हमारे शरीर में बन गया वो नॉन इसेंशियल। इसेंशियल मेनली कितना होता है, 8, कितना होता है, 8। बढ़े आगे, कहता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। सुनना, सबसे बड़ा परिभाषा यही है कि सोप साबुन जो होता है वो मतलब मीठा पानी में काम करता है, खारा पानी में काम नहीं करता है। तो खारा पानी में भी अगर हमें सोप जैसा काम लेना है तो वहां पे यूज होता है कौन, डिटर्जेंट। कौन यूज होता है, डिटर्जेंट। ठीक है, कहता है कि सोप या सोप जो होता है, आपको याद करो पिछले क्लास में बताए थे, सोप क्या है जी, सोडियम या पोटासियम साल्ट किसका, लॉन्ग चेन फैटी एसिड का। फैटी एसिड कौन सा हो सकता है, स्टेरिक हो सकता है, ओलिक हो सकता है, पाल्मेटिक हो सकता है, कोई एक याद रखना, स्टीयरिक एसिड। अरे कौन याद रखना, तो सोडियम या पोटासियम साल्ट किसका, बोलो, लॉन्ग चेन फैटी एसिड का। ऐसा डिटर्जेंट में नहीं होता है। डिटर्जेंट मेनली 3 तरह का होता है, कटायनिक, अनायनिक और न्यूट्रल। सुनना, मेन अंतर क्या होता है, देखना, कहता है इसमें सारा प्रॉपर्टी डिटर्जेंट में सोप का होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, याद है, दीज कैन बी यूज्ड बोथ इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर।
खारा पानी में भी और मीठा पानी में भी कौन काम करता है? डिटर्जेंट। लेकिन साबुन खारे पानी में काम नहीं करता है। क्यों नहीं काम करता? सुनना है, ये जो लंबा लंबा चेन फैटी एसिड का है, वो जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम का साल्ट से क्या होगा, वो उसके साथ एक्सचेंज होकर के साल्ट बना लेगा। तो तुम साफ करने गए थे, पता चलेगा हाथ में उल्टा तेल ऑयली वाली सब्सटेंस आके जम जाएगा, तो वो कुछ और तरह से काम करने लगता है। तो साबुन जो होता है, फिर सुनना, खारा पानी में काम नहीं करता है, डिटर्जेंट दोनों पानी में काम करता है, खारा और मीठा पानी में। फिर से बोलो, सोप क्या है जी? सोडियम पोटेशियम साल्ट किसका? लॉन्ग चेन फैटी एसिड। जबकि डिटर्जेंट में ऐसा नहीं होता। यही खासियत है कि दोनों में काम करता है। इतना लिख सकते हो? इतना लिख सकते हैं ना जी। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फिनॉल इज डिस्टिल्ड विथ जिंक। डिस्टिलेशन मतलब होता है हीट करना। क्या होता है जी? हीट करना। तो हीट करोगे, यहां देखिए मेरा फिनॉल है, फिनॉल को जिंक के साथ तुम हीट करा दिए, तो जिंक करता क्या है कि इसका यहां से ऑक्सीजन को निकाल लेता है। तो ऑक्सीजन को निकाल लिया तो बता यहां पे क्या बचेगा? H। तो ये फिनॉल था, बस यही लिख देना है केवल, फिनॉल से बन जाता है बेंजीन। क्या बन जाता है? बेंजीन। और ये जो जिंक था वहां से ऑक्सीजन को लेके निकाल के लेके चला गया, ये क्या बन गया? ZNO। तो फिर से बोलो, फेनॉल का हम डिस्टिलेशन किसके प्रेजेंस में कराते हैं? जिंक के प्रेजेंस में। क्या बनता है? बेंजीन। फेनॉल से क्या बन गया? बेंजीन। ये जिंक इस ऑक्सीजन को लेके निकल गया, उसको बाद में पढ़ोगे कभी, अगर एडवांस में मतलब आगे की ओर पढ़ोगे, अगर केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगा, तो इसको बोलते हैं फिलोसफर्स उल। क्या बोलते हैं? फिलोसफर। बट उतना का जरूरत नहीं है, जिंक उसको ऑक्सीजन को लेके निकल गया, क्या बचा वहां पे? हाइड्रोजन। क्या बन गया? बेंजीन। फेनॉल को जिंक के साथ हीट किए, क्या बन गया? बेंजीन। 2 बार 3 बार लिखोगे ना, अपने आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट कहता है मिथाइल अल्कोहल है। नेक्स्ट कहता है मिथाइल अल्कोहल है। सुनना, कहता है रिएक्ट किसके साथ कर रहा है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो क्या देगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मिथाइल अल्कोहल को रिएक्ट करना है। सुनेंगे फ्रेंड, मिथाइल अल्कोहल हम आपको सिखाए थे, कोई भी ले लो अल्कोहल, तो अल्कोहल यहाँ पे क्या होगा? H+ डोनर। और ये कैसा काम करेगा? प्रोटोन डोनर की तरह। ये कैसा काम करेगा? प्रोटोन डोनर की तरह। और हम आपको लास्ट क्लास में सिखाए थे, यहाँ पे कोई भी है CS क्या लिए है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेरा क्या होता है? RMgX। अरे क्या होता है जी? तो मान लो ये RMgX है, सिंपल सा ले लो, RMgX। बोलो मेटल में कौन सा टेंडेंसी? इलेक्ट्रॉन देने का। ये देगा तो यहां कैसा चार्ज? प्लस, और यहां माइनस। यहां से H+ ले लेगा, H+, और इसके साथ कंबाइन कर लेगा। बोलो क्या बना लेगा? अल्केन। क्या बना लेगा? अल्केन। और इधर से Mgx, और यहां से कौन? OR जाके अपना निकल गया। तो कहने का मतलब क्या था? यहां देख, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? बोलो RMgX। इसको किसी भी प्रोटोन डोनर में डाल दो, अल्कोहल रहे, पानी रहे, एसिटिक एसिड रहे, वहां से H+ लेके क्या बना देगा? अल्केन। क्या बना देगा? अल्केन। तो ठीक है, मिथाइल अल्कोहल था, अगर ये मिथाइल होता तो यहां पे क्या बन जाता? मिथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड एजेंट। कोई भी है, ग्रिग्नार्ड एजेंट से जो भी R होगा, उसके साथ यहां से H लेकर के क्या बना दो? अल्केन। दिमाग में रहेगा। लेकिन R ग्रुप कहां से आएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अल्कोहल क्या देने का काम करेगा? H+। क्या देगा? H+। ठीक है, जैसे मान लो इधर कर दिया मिथाइल अल्कोहल, इधर कर दिया इथाइल अल्कोहल, सॉरी इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड मान लो, तो इथाइल कह देगा तो यहां क्या बनेगा? इथेन। क्योंकि R ग्रुप कहां से आएगा? अरे बोलना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। कहां से आएगा? यहां से R- और यहां से H+। बस छोटा छोटा चीज दिमाग में रखिए, अपने आप ये सब चीज बनेगा। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट कहता है एस्पिरिन हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक। क्यों? सुनना, एस्पिरिन का एक प्रॉपर्टी होता है, एस्पिरिन का एक प्रॉपर्टी होता है कि ये क्या करता है, ये एक ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स होता है, 13 फैक्टर होता है, सुन लो। उसमें से एक फैक्टर को ये क्या कर देता है? काम नहीं करने देता। तो नहीं काम करने देगा तो क्या होगा? ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। तो होता क्या है कि ये ब्लड थिनिंग की तरह भी काम करता है। कैसा काम करता है? जो ब्लड को थिन कम काम करता है। और ये क्या करता है कि ये स्टॉप करता है किसको? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को। किसको जी? क्लॉटिंग फैक्टर को। ये जो ब्लड जो क्लॉट करता है,
ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है उसको प्रिवेंट करता है, तो रोकने का काम करेगा, तो ब्लड क्लॉट नहीं होने देगा, तो ब्लड क्लॉटिंग को नहीं होने देता है कौन? एस्पिरिन। इसीलिए हार्ट अटैक पेशेंट को कहा जाता है हमेशा पास में रखिए, कभी भी पेन हो तो एक एस्पिरिन कम से कम खा लीजिए ताकि हॉस्पिटल तक पहुंच सके, कुछ वैसा ना हो। ये क्या काम करता है? फिर से बोलो। ब्लड का थिनिंग का काम करता है, ब्लड को पतला करने का काम करता है। दूसरा क्या करता है कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर उसको प्रिवेंट करता है, उसको काम नहीं करने देता, ब्लड क्लॉट नहीं होगा, बच जाएगा कम से कम पेशेंट। चलो जी नेक्स्ट आगे बढ़ो। कहता है नेम 3 विटामिन विच आर वाटर सॉल्युबल। तो बोलो नेम 3 विटामिन विच आर वाटर सॉल्युबल एंड 3 विच आर सॉल्युबल। सिंपल सा, देखो 3 नहीं बोलना चाहिए था, 2 ही बोलना चाहिए था। वाटर सॉल्युबल मेनली 2 होता है। अब हम बोलने को बी का क्लासिफिकेशन तो बहुत सारा कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो वाटर सॉल्युबल बोलो कौन कौन? बी और सी। और इधर कौन? ए डी ई एन के। अरे होता है। तो फैट सॉल्युबल कौन कौन? ए डी ई और के। और वाटर सॉल्युबल कौन? बी और सी। कैसे याद करवाते थे? विटामिन सी जो है नींबू में पाया जाता है, उसको पानी में डालो घुल जाएगा, तो घुल जाने वाला क्या है? वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल कौन कौन? बी और सी। फैट सॉल्युबल कौन कौन? ए डी ई और के। इतना चीज प्रैक्टिस कर लो ना कि 80% चीज आपको याद हो जाए। अब आपसे पूछा मोनोमर टेफ्लोन का, तो टेफ्लोन क्या है जी? टेट्राफ्लोरोइथिलीन। टेट्राफ्लोरोइथिलीन उसी का पॉलीमर हो जाएगा, तो पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ठीक है। आपको याद होगा ग्लूकोज, सेलुलोज। सेलुलोज में रहता था बीटा ग्लूकोज। कौन है जी? यही अगर स्टार्च कह देता तो अल्फा ग्लूकोज। हम लोग जिसको पचा पाते हैं सो अल्फा है, हम लोग जिसको नहीं पचा पाते हैं वो बीटा है। सेलुलोज को हम लोग नहीं डाइजेस्ट कर पाते तो ये क्या है? बीटा ग्लूकोज। अब बोलो नियोप्रीन। क्या है ये? नियोप्रीन। नियोप्रीन हम आपको सिखाए थे सिंथेटिक रबर। इसका मोनोमर बोलो क्लोरोप्रीन। क्या है? क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर याद है? सब भुला गया। 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइन। अरे क्या है? 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइन। 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटा, सॉरी यहाँ पे CH2। ये देखो तो ये क्या है? 2 क्लोरो, सब याद रखो। 1 3 1 और 3 पे 2 बार आ गया, 4 कार्बन का है तो ब्यूटा डाइईन। चलो ये याद रहेगा जी, क्लोरोप्रीन। नेक्स्ट आ जाओ पॉलीथीन। पॉलीथीन का बोलो इथीन। चलो एक बार फिर मेरे साथ बोलो। टेफ्लॉन का बोलो टेट्राफ्लोरोइथिलीन। सेलुलोज का बोलो बीटा ग्लूकोज। नियोप्रीन का बोलो क्लोरोप्रीन। पॉलीथीन का बोलो इथीन। याद हो गया? याद रखना नियोप्रीन है क्या? कौन सा सिंथेटिक रबर? नियोप्रीन। ये जो नियोप्रीन का मोनोमर क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन क्या है बोलो? ठीक है। चलो यहीं पे एक चीज पूछ लेते हैं, नेचुरल रबर। नेचुरल रबर का मोनोमर बोलो आइसोप्रीन। इसका मोनोमर बोलो आइसोप्रीन। मोनोमर होता है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन होता क्या बोलो तो? ये बस देखो यही वाला चीज है, बस यही वाला चीज है। इसको यहां से उठाओ, सॉरी इसको यहां से उठाओ, इसको यहां से उठाओ और बस वहां पे क्या लगा दो? क्लोरो की जगह क्या लगा दो? मिथाइल। बस सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। तो बोलो ये क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन। यहां ध्यान देना, जब से बैठे हो तब से कहीं और हो। बुआ लौटा, जिंदगी इतना ना शॉर्ट नहीं है, नहीं तो पता चलेगा कि वहीं नौकरी मिला है। कहाँ पे? पार्क में। ठीक है, दरवानी का। लौटाओ। आइसोप्रीन क्या बोले? नेचुरल रबर का मोनोमर। बोलना 2 बार, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन है क्या? 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन। नियोप्रीन सिंथेटिक रबर था, उसका मोनोमर बोलो क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन क्या है? 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइन। अरे हम ऑब्जेक्टिव के अंदर घुस घुस के आपको हम मेहनत करा दे रहे ताकि इतना ऑब्जेक्टिव मेरे साथ कर लो ना तो इसके आगे न कुछ भी नहीं छूटेगा। लेकिन क्या कहें, देखो लोग तो महान हैं प्रभु लोग। कहता है क्या? इथेन बनाना है कहां से? मिथाइल आयोडाइड से। कहां से जी? मिथाइल आयोडाइड से। एक काम करते हैं, इसमें फिक्स किया हुआ है, हम अलग से बता देते हैं। यहां देखो कहता है क्या? यहां देख इथेन बनाना है यानी CH3 बनाना है। कहां से? मिथाइल आयोडाइड से। तो मिथाइल आयोडाइड मतलब CH3I।
इसको एक काम करो, 2 सोडियम के साथ रिएक्ट करा दो CH3I। अरे याद आया कुछ? अरे याद आया? यहां से क्या निकल जाएगा? 2NaI। अरे क्या निकल जाएगा? 2NaI। यहां से निकल गया 2NaI। बोलो ये कौन सा रिएक्शन? ओर्ज रिएक्शन। अरे क्या है? ओर्ज रिएक्शन। मेरा क्या बन गया? इथेन। तो इतना लिख देना कम से कम, वहां पे क्या है? ओर्ज रिएक्शन। वो मांगा या ना मांगा, तुम लिख दोगे ना तो इतना इंप्रेस्ड हो जाता है ना कि एग्जामिनर, उसको लगता है कि इसको सब कुछ आता है। फिर से बोलो, इथेन बनाना था कहां से? मिथाइल आयोडाइड से। तो इधर से मिथाइल आयोडाइड, इधर से मिथाइल आयोडाइड, 2 सोडियम से रिएक्ट करा दो, ड्राई ईथर में हल्का सा हीट कर दोगे, ओर्ज रिएक्शन होगा। दोनों यहां से देख, Na और दोनों सबसे I निकल गया, क्या बन गया मेरा? इथेन। नेक्स्ट कहता है आइडो फॉर्म बनाना है कहां से? एसिटिलीन से। कहां से जी? एसिटिलीन। ये अच्छा रिएक्शन है, ये वाला अच्छा रिएक्शन। एक हम स्लाइड लेके बता दें, एक स्लाइड लेके बता दें, चलो। एसिटिलीन, यहां देख, पहले समझना क्वेश्चन दूसरा क्या था जी? एसिटिलीन से हमें क्या बनाना था? अरे बोलना, आइडोफॉर्म। क्या बनाना था? आइडोफॉर्म। तो क्या पूछा पहले ये देख लो। तो इस तरह का क्वेश्चन हम जानबूझ के, अभी कुछ भी नहीं है, आपको सोचना है। मान लो एग्जाम में ये चीज है, तो जहां से शुरू किया उसका स्ट्रक्चर बनाओ। तो ये क्या है जी? CH डबल ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये आइडोफॉर्म मतलब क्या है? CHI3। यहां पहुंचना है। आपको पता है कि यहां पहुंचने के लिए हमें एसिटल्डिहाइड चाहिए या इथाइल अल्कोहल चाहिए? रे बुआ इधर देखना, 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड चाहिए। अरे चाहिए ना? अल्कोहल से भी क्या बना होगा? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड लाने का तरीका है अल्काइन। यहां रहना, यहां रहना, यहां यहां यहां। तो अभी साल का अंतिम दिन है। क्या देख, कभी हम आपको सिखाए थे H2O इन प्रेजेंस ऑफ या तो H2SO4 या HgSO4। कुछ याद आया? सब भुला गया होगा। अल्काइन का ये है हाइड्रेशन। अल्काइन का क्या है? इसको तुम याद रखोगे तो अल्काइन का हाइड्रेशन होगा H2O इन प्रेजेंस ऑफ या तो H प्लस H2SO4 या HgSO4 या तो HgSO4। बोलना यहां ये ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, सुनना पहले यहां, तो डबल बॉन्ड बचा। बोल यहां जहां पे माइनस वहां क्या जाएगा? प्लस। तो यहां पे क्या लग गया? CH2। अरे बोलना यहां क्या लग गया? CH2। तो यहां पे प्लस था तो यहां कौन लगेगा? OH। अभी भी एक पाई बॉन्ड है, फिर ये टूटेगा पाई बॉन्ड। अरे टूटेगा, फिर से वही पानी लगाओ। तो पानी लगाओगे, इधर बना देते हैं, इधर देख, फिर से पानी आएगा। तो बोलो यहां पे क्या हो गया? HC था, एक OH, यहां एक OH और लग जाएगा, ये भी पाई बॉन्ड टूट गया, और यहां क्या लग गया? CH3। बोलो याद करो हम क्या सिखाए थे? एक ही कार्बन पे एक से ज्यादा OH रहने पे क्या निकलता है? H2O। क्या निकलता है? H2O। तो एक काम करो, यहां से OH और यहां से H, जैसे ही H2O निकाल दिए, तो अब बोलो क्या बन गया? यहां पे चेक करना, CH3 इधर से लिख देते हैं, CH3 इधर C डबल बॉन्ड O और H। अब ये बन गया एसिटल्डिहाइड। अरे बन गया एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड बन गया, जिसके पास ये वाला ग्रुप है, CH3CO वाला ग्रुप है। इसको अब आइडोफॉर्म रिएक्शन में ले जाओ। कहां ले जाओ? आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म बोलो क्या होता था? आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये कैसा काम करता था? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अरे याद आया? तो ये वाला पार्ट कहां चला गया? बोलो आइडोफॉर्म में। इसके साथ साथ आइडोफॉर्म में ये चला गया आइडोफॉर्म में। और जो दूसरा पार्ट बचेगा, ये जो दूसरा पार्ट बचेगा, बोलो ये जो एक कार्बन वाला बचा था, इसका ऑक्सीडेशन होकर क्या बनता था? एसिड। मीडियम में बेस है, एसिड बेस मिलके क्या बना लेगा? साल्ट। तो एक कार्बन का HCOO और Na, ये बन गया मेरा साल्ट ऑफ एसिड। क्या बन गया जी? साल्ट ऑफ एसिड। और ये क्या बन गया? आइडोफॉर्म। तो फिर से बोलो एसिटिलीन से हमें क्या बनाना था? आइडोफॉर्म। पहले इसका क्या कराए? एसिडिक हाइड्रेशन। क्या कराए? 2 स्टेप में हुआ, क्योंकि 2 बार 2 पाई बॉन्ड तोड़ना था। तो क्या हुआ? एक ही कार्बन पे 2 OH आ गया। एक ही कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होता है। यहां का भी लोन पेयर, यहां का भी लोन पेयर, रिपल्सन होगा। क्या निकल जाता है? H2O। H2O निकल गया, क्या बन गया? एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड को ले जाओ किसमें? आइडोफॉर्म रिएक्शन में। आइडोफॉर्म रिएक्शन में जैसे ही कराओगे, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, यहाँ ये वाला पार्ट आइडोफॉर्म में चला गया, और जो एक कार्बन वाला बचा वो एसिड, और मीडियम में क्या था? बेस।
एसिड बेस मिलके क्या बना लेगा, साल्ट ऑफ एसिड। समझ में आई ये चीज? इस तरह से कन्वर्जन कर लो, जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके आगे नहीं कुछ पूछेगा। चलो जी, देखो ना सर, इनऑर्गेनिक एमसीक्यू नहीं भेजा हुआ है टेलीग्राम पे। अरे बाप, आपका सर आंखों पर है कि नहीं, भेज दिया जाएगा। अरे कुछ कारण से नहीं भेजा गया होगा, किसी कारण से। देखो कल हम नहीं थे, कुछ इमरजेंसी हो गया, नहीं भेजा गया। क्यों नहीं भेजा गया? हाँ, आप हमारे गुलाम हैं? नहीं, वो लिखता नहीं है। तभी भी क्लास पर आया था, सर 4 लाइन हो जाए। मन तो क्या उसको बैठा के दें 4 लाइन एक बार। चलो पढ़ लो, पढ़ लेना बुआ, ये तो 4 लाइन तो पूरे यूट्यूब पे है। नहीं है? खोल लेना शायरी वाला यूट्यूब चैनल, वो सुनाता रहेगा, वाह 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 वाह। देख बुआ, ये सब ना एक सर्टेन लिमिट तक, ये यूट्यूब को ना बर्बाद करने का, टीचिंग बर्बाद करने का सबसे अच्छा तरीका है। चलिए लौटिए, हमें क्या करना है जी, इथाइल अल्कोहल से पहले इसको क्या देखो, कहता है इथाइल अल्कोहल से क्या बनाना है, इथाइल अमीन। क्या बनाना है, इथाइल। सिंपल सा सोचना, हम अल्कोहल है और क्या बनाना है जी, अमीन। ठीक है, तो सिंपल सा चीज है, यहां से OH को हटा के क्या लगाना है, NH2। तो C2H5, यहां OH है और इधर से HNNH है। ठीक है, ये है मेरा क्या, अमोनिया, और ये क्या है, अमोनिया, और ये क्या है मेरा, इथाइल अल्कोहल। कंडेंसेशन करा दो, क्या कराओ, कंडेंसेशन में क्या होगा, H2O यहां से निकल जाएगा, इन दोनों का कंडेंसेशन करा दो। कंडेंसेशन क्या कराओगे, हल्का सा हीट कर दो। अरे है, हल्का सा हीट कर दो। देखो तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीट कर दिया गया है, किसके प्रेजेंस में, ZnCl2 के प्रेजेंस में। यहां से पानी निकल गया। अब यहां से सोचो, यहां से सोचो, चाहे इसको हम ऐसे लिख देते हैं, नीचे यहीं पे लगा देते हैं। बात नहीं ना कर बुआ, इतना लगता है ना कि पता नहीं कितना जरूरी है बात करना, बिना बात की हम रह नहीं सकते हैं। वैसी बात है तो फिर ये वो खोल लो, कोई नहीं कहता है बात करने वाली जगह। हाँ देखो, पूछा क्या बोला, अच्छा बात विचार, वाह वाह, ये हुआ अब बात विचार। ठीक, लौट आइए यहाँ, इसके प्रेजेंस में हीट करा दिए, क्या निकल गया, अरे कंडेंसेशन में एक छोटा सा मॉलिक्यूल निकलता था, यही सिखाए थे। यहाँ का OH और यहाँ का H मिलके क्या निकल गया, H2। क्या बचा यहाँ, C2H5 और यहाँ कौन, NH2। तो बोलो ये इथाइल अल्कोहल से मेरा क्या बन गया, इथाइल अमीन, इथाइल अमीन। तो देखो सोचो एक बार कि क्या दिया है मेरे को और क्या बनाना है। इथाइल अल्कोहल से क्या बनाना था, इथाइल अमीन। तो सिंपल है, अल्कोहल से इथाइल अमीन बनाना था, इसका अमोनिया से ट्रीटमेंट करा दिए, कंडेंसेशन करा दिए, निकाल दिए। क्लियर है, OH माइनस को हटा के NH2 माइनस को क्या करना था, बैठाना था। चलिए बढ़िए आगे, नेक्स्ट आ जाओ, एसीटोन टू मेसिटिलीन। सुनना एक मिनट, ये अब नहीं है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है, बट है थोड़ा सा ट्विस्टेड। सुन लो, होता क्या है कि दो, एक जैसे अल्डोल कंडेंसेशन पर ही थे, सेम वैसे ही स्टेप होता है, 3 एसीटोन मिलता है और पहले एक स्टेट चेन में बैठता है और उसके बाद उसका साइक्लाइजेशन करा देते हैं, तो इस तरह से बन जाता है मेसिटिलीन। क्या बन जाता है, मेसिटिलीन। यहाँ देखना, यहाँ पे जैसे CH3 है, इधर जैसे डबल बॉन्ड O था, अरे था, ध्यान देना, होता क्या, बीच से H2O करके कंडेंस करके निकाल दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, फिर से CH, फिर यहाँ C, यहाँ CH3, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर यहाँ C, फिर यहाँ CH3, फिर यहाँ C, फिर 1 2 3 4, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे कौन, CH3, CH नहीं, यहाँ CH होगा, यहाँ CH। चलो जी देखो, ये क्या बन गया मेरा, मेसिटिलीन। क्या बना, मेसिटिलीन। चेक करना, चेक करना, इसमें 3 आपको साफ दिखाई देगा, इसमें 3 है कौन, एसीटोन। कौन है, एसीटोन।
गौर से देख तो, जैसे ये वाला CH3O, जैसे ये वाला, अब इसका पेन का कलर ले लेते हैं दूसरा, जैसे ये देखो, ये एक एसीटोन, अरे दोनों एक कलर शो कर रहा है जी, अच्छा इससे ना लेगा, हाँ यार ये एक एसीटोन, अरे होगा, ये दूसरा एसीटोन और ये वाला तीसरा एसीटोन, दिख रहा है 3 एसीटोन। तो 3 एसीटोन को बस किसी तरह से क्या करना था, डिहाइड्रेट कराना था। क्या ना करना था जी, डिहाइड्रेट करना था, पानी निकाल के कंडेंस करा दी, इसको क्या बोलते हैं, मिसेटिलीन। क्या बोलते हैं, मिसेटिलीन। मतलब बेंजीन में साफ दिख रहा है, बेंजीन है जिसके अल्टरनेट पोजीशन पे एक एक कार्बन को छोड़ के क्या लगा हुआ है, CH3 CH3 और CH3 है। तो ये चीज छोटा छोटा बस चीज याद रखिएगा, केवल दिमाग में बैठा ये चीज तो याद करो। बोलो एक बार, एसीटोन से क्या बनाना है, मिसेटिलीन। अब नहीं है आपके एनसीईआरटी में, क्या करना था, एसीटोन का 3 मोल ले लो। कितना मोल ले लो, 3 मोल को बस H2SO4 में डाल दो। सुन ले, यहाँ बहुत भयानक रिएक्शन होता है। पहले 3 एसीटोन एक साथ, जैसे अल्डोल कंडेंसेशन हुआ था उस तरह से आकर के एक दूसरे से मिलता है 3, उसके बाद साइक्लाइजेशन होता है और तब जाके एरोमेटाइजेशन होता है। 3 प्रोसेस होता है। ये अब नहीं पढ़ना है आप लोग एनसीईआरटी में, फिर भी अगर दे दिया है तो हम आपको बता दे रहे, सिंपल से याद रखिएगा। 3 मोल के इसका लिए एसीटोन का H2SO4 से रिएक्ट करा दो, कंडेंसेशन हो जाएगा। कंडेंसेशन का तो तीनों को एक साथ मिला दो, मिलाने के बाद इस तरह से कंडेंस करके क्या बना लेता है, मिसेटिलीन। क्या बना लेता है, मिसेटिलीन। लेकिन इतना देखने में आसान लग रहा है, इतना आसान रिएक्शन है नहीं। ठीक, क्या क्या बोले, सुनो यहाँ, पहले क्या होता है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है, उसके बाद होता है साइक्लाइजेशन, क्या होता है, और फिर होता है एरोमेटाइजेशन, तब जाके मिसेटिलीन बनता है। तो मिसेटिलीन कम से कम जान जाओ, जैसे बेंजीन होता है ना जी, CH 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 CH, ये है अल्टरनेट बॉन्ड, इस तरह से रख दो। क्या करो, यहाँ देख, अल्टरनेट पोजीशन पे जो बॉन्ड रखे हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दो, CH3, फिर यहाँ एक CH3 और यहाँ एक CH3, ये क्या बन जाएगा, मिसेटिलीन। क्या बन जाएगा, मिसेटिलीन। चलो उतना दिमाग नहीं लगाना आप, मिसेटिलीन क्या है इतना जान जाओ। हाँ जाओ जी, इथाइल अमीन से क्या बनाना है, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अमीन से इथाइल अल्कोहल बनाना है। अच्छा रिएक्शन लिखा हुआ है, कौन सा, ये कौन सा रिएक्शन है, रिएक्शन का नाम बोलो, डाइजोटाइजेशन। क्या है, चलो याद करो, C2H5NH2 है, ये है मेरा 1 डिग्री अमीन, और ये क्या है, इसका डाइजोटाइजेशन कराओ। डाइजोटाइजेशन बोलो किसके प्रेजेंस में, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, क्या बनता था, HNO2। अरे क्या बनता था, बोलो यहां से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल, NO+। अरे कौन आता था, NO+। ये जब इस पे अटैक करेगा तो आपका बन जाएगा C2H5N2 पर प्लस और Cl पे माइनस। ये क्या बन गया, इथाइल डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट। अरे क्या बन गया, वहां लिखिएगा इथाइल डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट। इसको पानी में डाल दो या हॉट वाटर में डाल दो, यहां से क्या निकलेगा, OH-, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को यहां से भगा देगा, क्या बन जाएगा, C2H5OH, और यहां से बगल में कौन निकलेगा, नाइट्रोजन गैस और HCl। अरे बनेगा, मेरे पास क्या तैयार हो गया, इथाइल अल्कोहल। इस रिएक्शन को लिखिएगा, ये क्या है, डाइजोटाइजेशन। इसका नाम बोलो, इथाइल डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट। पानी में डाल दिए, क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल। क्लियर है, चलो बढ़ो आगे। कहता है फेनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक क्वेच। फेनॉल को इसके साथ रखेंगे तो क्या होगा, पहले तुम ही लोग बताइए कौन सा रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन, रिएक्शन का नाम बोलो। बोले ना, एक रत्ती नहीं रूम में पढ़ता है तू लोग, बस केवल एग्जाम में जो चीज आएगा ना वही बताना दीजिए सर, उतने ही भर पढ़ लेंगे सर। रीमर टाइमन रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है, रीमर टाइमन रिएक्शन है, सब भुला जाता है। दिस रीमर टाइमन रिएक्शन। याद आया, कुछ नहीं याद आया, कोई बात नहीं, याद करो। रामू, याद आया कुछ, हाँ रीमर सर। उसके बाद PCB, याद आया कुछ, PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। फेनॉल क्लोरोफॉर्म और बेस, फेनॉल क्लोरोफॉर्म बेस के साथ आलू बनाया। क्या बनाया, आलू, या हम सिखाए थे आलू पसंद है, जैसे याद रखना। रामू PCB के साथ क्या बनाया, आलू। याद है PCB क्या क्या है, दिस इज फेनॉल,
P, दिस इज क्लोरोफॉर्म, C, अरे है, प्लस बेस, दिस इज PCB, याद रहेगा। कौन था? रामू मतलब रीमर, अरे याद हुआ। बस खाली सर यही सब तो बता दीजिए सर। और आलू बनाया, आलू मतलब अल्डिहाइड, कौन सा अल्डिहाइड? सैलिसिलल्डिहाइड। कौन सा है? सैलिसिलल्डिहाइड, दिस इज सैलिसिलल्डिहाइड। देखो यहां बेंजीन पर OH लगा है और बगल में CHO, क्या है ये? सैलिसिलल्डिहाइड। आज के बाद भूला ना तो सही में कहते हैं जिंदा दफन कर देंगे। आलू PCB के साथ क्या बनाया? रामू जो है PCB के साथ क्या बनाया? आलू। रामू मतलब रीमरटाइमन, PCB फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ आलू बनाया, मतलब अल्डिहाइड। कौन सा अल्डिहाइड? अब इतना में भी नहीं याद होगा तो माथा में खोल के आलू डाल दें? नहीं ना, यस सर, वही बोलता है यस सर, ठीक, याद हो जाएगा। सुनो यहां, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ और बेस में डालो, क्या बनेगा? सैलिसिलल्डिहाइड। फिर साइड अपना निकाल दो KCl और पानी, ठीक है। इतना याद रखिए, बड़ा काम देगा। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ बताइए कौन सा रिएक्शन है? फिनॉल से बनाना है सैलिसिलिक एसिड, कोलबेज रिएक्शन। ये कौन सा है? कोलबेज स्कीमेटिक रिएक्शन, या कह सकते हो कोलबेज, जो एनसीईआरटी में लिखा है वो तो नहीं याद रख। कोलबेज रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन है जी? कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन में याद रखना बनता है सैलिसिलिक एसिड, क्या बनता है? और पीछे क्या बना था? सैलिसिलल्डिहाइड। क्या बना था? सैलिसिलल्डिहाइड। सुनिया, सबसे पहले फिनॉल को बेस के साथ रिएक्ट कराओ तो ये क्या बन गया मेरा? सोडियम फेनॉक्साइड। क्या बन गया? सोडियम फेनॉक्साइड। अब क्या करो? हाई प्रेशर पे किससे रिएक्ट कराओ? CO2 से। किससे? कहता है अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल, अल्कलाइन सॉल्यूशन यानी सोडियम फेनॉक्साइड बन गया, सोडियम फेनॉक्साइड बन गया। अल्कलाइन सॉल्यूशन है, NaOH के साथ ये कर दिया। अब कहता है हीटेड विथ किसके साथ? CO2 एट अंडर हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर पे होगा तो यहां देखो ये CO2 इसके जस्ट बगल वाले पोजीशन पे कंडेंस कर जाता है। क्या कर जाता है? कंडेंस। और कहता है तब उसका एसिड हाइड्रोलिसिस करा दो। तो एसिड हाइड्रोलिसिस कराओगे यानी कि पहले एसिडिक वाटर में डाल दोगे तो यहां पे जो जहां CO2 लगा था वो क्या बना लेता है? COH। यहां देख COH के बगल में क्या लगा हुआ है? OH। नाम बोलो? सैलिसिलल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड। और OH के बगल में CHO लगा हुआ है तो नाम बोलो? सैलिसिलल्डिहाइड। OH के बगल में COH लगा हुआ है, नाम बोलो? सैलिसिलिक एसिड। याद कर, कोलबेज रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड। और रामू का रीमर वाला में आलू पसंद है यानी अल्डिहाइड, सैलिसिलल्डिहाइड। फिर से बोलो, कोलबेज रिएक्शन में क्या हुआ? फिनॉल लिए, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन में डाले, सोडियम फेनॉक्साइड बन गया। बस याद रखना CO2 एट हाई प्रेशर, CO2 एट, ये कौन सा है? कोलबेज रिएक्शन। कौन है? एक कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़े थे वहां हाइड्रोकार्बन में, उसको छोड़ दो, उसको नहीं देखना है। यहां कौन है? कोलबेज रिएक्शन। कौन है? कोलबेज रिएक्शन। तो CO2 जैसे ही हाई प्रेशर पे रखे, जस्ट इसके बगल वाला पोजीशन जो ऑर्थो है वहां पे जाके CO2 जाके जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, दिस याद रखना, ये 3 रिएक्शन पूछना ही पूछना है। हम तीनों कम से कम 2-3 बार बता दिए। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, अरे बता दिए। ये कोलबेज रिएक्शन, इसके पीछे रीमर-टाइमन रिएक्शन, और 2 और अल्डोल कंडेंसेशन, एक कैनिजारो रिएक्शन, ये भी बता चुके हैं। ये भी पीछे आपको डिस्कशन करा दिए, कोलबेज अल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन। स्टेरिफिकेशन भी बता दिए, अरे पिछले क्लास में बताया ना। इतना रिएक्शन वगैरह करके जाना जी, वहां एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये अलग बात है कि तुम नहीं लिख पाओ तो अलग बात है। व्हाट इज पॉलीमर? सुनिया, मर मतलब होता है, सुन रहे नाम से समझो, पॉली मतलब ढेर सारा और मर मतलब यूनिट, मेनी स्मॉल यूनिट अगर मिलेगा तो बोलो इसका बहुत ज्यादा मास हो जाएगा। अरे होगा। तो कोई ऐसा कंपाउंड बना जिसका हाई मॉलिक्यूलर मास है, अरे है, जो कि कहता है एक लार्ज नंबर ऑफ छोटा छोटा मॉलिक्यूल रिपीटेड यूनिट से बना है, जिसका नाम क्या होगा? मोनोमर। क्या नाम होगा? तो पॉलीमर क्या है? ढेर छोटा छोटा यूनिट मोनोमर से मिलकर के एक हाई मॉलिक्यूलर मास का एक सब्सटेंस बन गया, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। ठीक है, तो कहता है सिंपल रिपीटिंग यूनिट को हम क्या बोलते हैं? मोनोमर। लिखा हुआ है
द रिएक्शन, क्या लिखा हुआ है, प्रोसेस बाय द मोनोमर कन्वर्टर, अच्छा ठीक है चलो, कहता है रिएक्शन या प्रोसेस जिससे ये मोनोमर आपका पॉलीमर में बनता है उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। फिर से बोलो, हर एक छोटा छोटा यूनिट को क्या बोले, मोनोमर। छोटा छोटा यूनिट मिलकर के हाई मॉलिक्यूलर मास बना, अरे बना, तो ये जो बनने का प्रोसेस इसको क्या बोले, पॉलीमराइजेशन। जैसे एक सिंपल सा देख लो, ये मेरा क्या है, इथीन, अरे क्या है, इथीन, देख ले यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है मेरा इथीन। अगर लिखना होगा तो वहां पे यही लिखना, बड़े आसान है, N नंबर ले लो, इसको हीट करा दो हाई प्रेशर पे, क्या होगा CH2, ये जो डबल बॉन्ड था वो टूट गया, इस तरह से ये खुल गया, इस तरह से ये खुल गया, N नंबर ऑफ मिल गया, नाम बोलो इसका पॉलीथीन, नाम बोलो, हो गया। एक एग्जाम्पल लिख लो, उसको एग्जामिनर को समझ में आएगा कि तुम्हें आता है, और सबसे आसान एग्जाम्पल है। अरे इथीन से क्या बना दिए, पॉलीथीन, ये मोनोमर, और ये क्या हो गया, पॉलीमर। यहां लिख दो ये मोनोमर, ये इसको नीचे लिख दो पॉलीमर, उसको दिखेगा कि तुम्हें आता है, 2 का 2 मार्क्स देगा। क्या बोले, समझ में आया। आगे पूछता है कि बताओ कि इसका क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से कैसे किया गया। तो यहां देखो, जो एनसीईआरटी में क्लासिफिकेशन है ये 4 तरीके से। एक है ओरिजिन के बेसिस पे, जैसे सुना होगा। एक क्या होता है जी, नेचुरल। एक क्या होता है, सिंथेटिक। एक होता है सेमी सिंथेटिक, अरे होता है। उसके बाद कहता है स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप लोग देखे होंगे कि क्रॉस लिंक्ड है, लीनियर है, कैसा है। उसके बाद मोड ऑफ सिंथेसिस के बेसिस पे, उसको सिंथेसिस हम कैसे कर रहे हैं, उसको बना कैसे कर रहे हैं, अरे बनाए थे ना, जैसे एक को बनाए थे अमाइड, एक को बनाए थे ईस्टर। नेक्स्ट कहता है ऑन मॉलिकुलर फोर्स। मॉलिकुलर फोर्स में बताए थे इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, अरे बताए थे। तो ये 4 क्लासिफिकेशन है, नाम खाली याद रखना, बोलो ओरिजिन, स्ट्रक्चर, मोड ऑफ सिंथेसिस और मॉलिकुलर फोर्स के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। ऐसे ये सब क्वेश्चन उतना नहीं पूछता है, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा जिसको आराम से आप बना। और हाँ, ऑप्शन में वैसा क्वेश्चन बनाना जो 1-1 मार्क्स वाला हो। जैसे मान लो 2 मार्क्स का है, 1-1 क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है A-B, तो उसको बना जाओ, क्योंकि 1 मार्क्स का है, सटीक लिख दो, 1 में 1 दे देगा। अरे है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसमें 5 को ऑप्शन है क्वेश्चन ABCDE करके, 5 बना दो तो 5 में 5 देगा। क्या बोले, समझ में आया। सब लिखने का तरीका है, और हम आपको इतना समझाते रहे कि आपको फिर इसके बाद कहीं दिक्कत होगा ही नहीं। कहता है क्लोरोफॉर्म से क्या बनाना है जी, इथाइन। इथाइन कहने का मतलब बोलो ट्रिपल बॉन्ड, अरे बनाना है। क्लोरोफॉर्म कहने का मतलब बोलो CHCl3, अरे है। तो एक काम करो, इधर से भी CHCl3 ले आओ, CHCl3, ठीक है। और एक काम कर, यहाँ पे 6 Ag ले आओ। 6 Ag लाने से क्या होगा, यहाँ देख तो, यहाँ से ClCl और यहाँ बीच वाला Ag, बोलो क्या निकल गया, 6 AgCl निकल गया। यहाँ से CH, यहाँ से CH, बोलो क्या बन गया मेरा, इथाइन। क्या बन गया, इथाइन। कहाँ से, क्लोरोफॉर्म से। कैसे, क्लोरोफॉर्म। जस्ट लाइक उज रिएक्शन टाइप का है कि मेटल के प्रेजेंस में हेलोजन निकल गया और क्या बच गया मेरा, इथाइन। क्या बच गया, इथाइन। तो ऐसे याद करो, याद हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म से क्या बनाना था, इथाइन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहता है बेंजीन से कहां जाना है, फेनॉल पे। कहां जाना है, फेनॉल पे। तो ये क्या दिया है उसको छोड़ दे, हम एक तरीका सिखाते हैं, हम जो सिखाए थे आपका, बेंजीन था, अरे था, बेंजीन से हमें क्या बनाना है, फेनॉल। एक काम करो, हम किसी तरह से इसका हम पहले एनिलीन बना लें। क्या बना ले, एनिलीन का डाइजोटाइजेशन करा दोगे तो क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट, और उसको पानी में डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, फेनॉल। अरे बनेगा। तो डायरेक्ट बेंजीन से, चूंकि वो एनिलीन बनाने का प्रक्रिया इतना आसान नहीं है, तो ठीक है ये वाला भी प्रोसेस करा दो। इसका हम करा दिए सल्फोनेशन। क्या करा दिए जी, सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन कराओगे तो ये होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 में, किसमें होता है, सुन ले, यहां से निकलता है SO3 एज ए इलेक्ट्रोफाइल। क्या निकलता है, SO3 एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ये रिएक्शन होगा आपका, ये रिएक्शन कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक H+ यहां से निकलेगा, SO3 जाके वहां बैठ जाएगा। तो यहां क्या बन गया, यहां देख, इस बेंजीन पे लगता है SO3, और चूंकि SO3 पे माइनस चार्ज रहता है, मीडियम से H+ ले लेता है और ये बन जाता है SO3H। इसको बोलते हैं बेंजीन, नाम बोलो, सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है।
बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसको बेस के साथ रिएक्ट करा दोगे तो क्या बन जाएगा, एसिड बेस मिलके साल्ट बन जाएगा। उसके बाद इसका काम करना कि बेस में डालो, डाइल्यूट बेस में डाल दो तो पानी भी होगा इसके साथ। अरे क्या रहेगा, पानी। उस पानी में पूरा का पूरा घुल जाएगा और पानी से क्या आ जाएगा, OH। क्या आ जाएगा जी, OH। ये मर गया, बन गया क्या मेरा, फेनॉल। क्या बन गया, फेनॉल। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, क्योंकि दो चूंकि डायरेक्ट आपको यहां पे एनिलीन नहीं लिया, क्या लिया था, बेंजीन। तो बेंजीन एक अच्छा रिएक्टेंट होता है, कौन सा रिएक्शन के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। सल्फोनेशन करा दिए, क्या बना दिए, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उसको तुम बेस में डाल दोगे, क्या बना देगा, साल्ट। उसके बाद पानी डाल दो, साल्ट वाला पूरा घुल जाएगा, वहां क्या बच जाएगा, OH, मेरा क्या लग जाएगा, फिनॉल। रहेगा दिमाग में। इस तरह से लिख के याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है एसिटिक एसिड टू मिथाइल ब्रोमाइड। सुनना एक मिनट, पहले जैसे हम सिखाए थे, ये क्या दिया है उसको छोड़ दो। एसिटिक एसिड कहने का मतलब CH3COH और मिथाइल ब्रोमाइड कहने का मतलब CH3Br। सबसे पहले देख, यहां पे 2 कार्बन है, अरे है, और यहां पे 1 कार्बन। तो 1 कार्बन को हमें तोड़ना है, अरे है। तो 1 कार्बन को तोड़ने का 2 ही तरीका है, या तो सोडा लाइम रिएक्शन या कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। या तो सोडा लाइम रिएक्शन या तो कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहां पे जो लिया है हम वही ले लेते हैं। यहां पे सोडा लाइम रिएक्शन है, कौन सा है। तो सबसे पहले एक काम करो, इसको तुम बेस के साथ रिएक्ट कराओ। बेस मान लो जो लिया है NaOH, हम भी NaOH ले लेते हैं। तो क्या कर दिए, CH3CONA बना दिए। अरे बना दिए। सोडा लाइम याद कर, सोडा लाइम किसको कहते हैं, सब भुला गया तू लोग। NaOH और CaO, NaOH और CaO, ठीक है। इसके प्रेजेंस में हल्का सा हीट करा दे। देखिए होता क्या है, यहां का Na, यहां का Na, यहां का O, ये वाला पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा निकलेगा। देखो तो क्या निकला यहां से, Na2COOO, यानी क्या निकल गया, Na2CO3। अरे निकला, यहां से CH3, यहां का H, क्या बन गया, CH4। अरे क्या बन गया, CH4 बन गया। अब हमें बनाना है ये, सुनना, ये डायरेक्टली नहीं बनता है, हैलोजिनेशन हाइड्रोकार्बन। सुनना, नींद आ रहा है। हैलोजिनेशन हाइड्रोकार्बन का आसान नहीं था, याद करो कैसे होता था, सनलाइट में या हीट में, याद है। तो याद रखना सबसे अच्छा तरीका है ब्रोमिनेशन कराना है, तो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H-nu, ये क्या है मेरा, सनलाइट। तो सनलाइट में कौन सा रिएक्शन होता था, बोलो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा, तो यहां से एक H निकलेगा, Br चला गया, और एक HBr जो है वो बाहर निकल गया। ये मेरा क्या बन गया, मिथाइल ब्रोमाइड। क्या बन गया, फिर से बोल, एसिटिक एसिड से हम क्या बना लिए, सोडियम एसीटेट। उसका किसके साथ रिएक्शन करा दिए, सोडा लाइम के साथ। किसके साथ, सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करा। एक और से देख, यहां से क्या निकल गया, Na2CO3 मेरा क्या बन गया, अल्केन। अल्केन में क्या बना, बोलो, मीथेन। अब इसका ब्रोमिनेशन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कौन सा रिएक्शन होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। एक H को हटा के Br बैठ गया, HBr अपना अलग हो गया, मेरा क्या बन गया, मिथाइल ब्रोमाइड। इस तरह से प्रैक्टिस करो, इसी को बोलते हैं कन्वर्जन। जो पूछा है उतनी ही कर जाना, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जब एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद करना आके। और हाँ एक बात बताते, एग्जाम खत्म हो जाएगा, टारगेट बैच यहाँ चल रहा है, देखोगे शायद आज भी देखे थे, एक बार भी टारगेट क्लास चल रहा था। आज पूरा रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ा रहे थे, 11:30 बजे क्लास शुरू हुआ था, और 2 जैसे ही बजने शुरू, 2 के आसपास आए, अब उसके बाद लोग लगा बेहोश होने, सर अब छोड़ दीजिए, क्योंकि लेवल का थोड़ा सा ऊपर चला गया था। नो डाउट उसमें आया था, और एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी वगैरह आने लगा था, देखो इसका भी लेवल ऊपर चलने लगा। लौट आओ, चलो सुनो यहाँ। तो थोड़ा सा आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग का एग्जाम कब खत्म होगा, 8 फरवरी। बाप रे बाप, उसके बाद तो वैलेंटाइन डे भी है, वो भी सेलिब्रेट करना होगा आप लोग को। हाँ सर, एक बात बताएं, मम्मी के साथ डिनर पे जाना, उसके बाद तो पता चलेगा ना। देख बुआ एक बात बता देते, आजकल का जो सोसाइटी हो गया ना, अजीब सा होते जा रहा है, और इस सोसाइटी में रहना तुम्ही लोग को है, ठीक है। अपने आप को बचा लो,
नहीं तो पता चलेगा कि एक दिन इसी सोसाइटी में कभी बाप बेटी साथ चलोगे, कभी नहीं होता है भाई बहन साथ चलोगे, तो भी जो समाज है ना वो उसी नजर से देखेगा और उसी तरह से फत्तियां कसेगा। और दूसरे पे तुम कसते हो, तुमको नहीं पर कसेगा, कितना अच्छा लगेगा। टिट फॉर टैट। आज साल जा रहा है, जा रहा है ना। रात में याद करना क्या क्या अच्छा काम किए थे, पता चलेगा याद ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं किए थे सर। अच्छा है, चलिए सुधर जाइए थोड़ा सा। खैर छोड़िए, हम जो बोल रहे थे, एग्जाम जब भी खत्म होगा लौट के आइएगा। सिलेबस तकरीबन तकरीबन हमारा खत्म पे रहेगा टारगेट का, क्योंकि टारगेट में भी तो वन शॉट पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। आप लोग का बस इंतजार करें आप लोग को छोड़ने का। छोड़ देंगे तो उन लोग को फिर पढ़ाएंगे। और पढ़ा रहे हैं, आज भी हम पढ़ाएं उसमें क्या, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, वो कार्बोकटायन कार्बोनायन पढ़ाते पढ़ाते तो आधा लोग बेहोश हो गया। बोला अब छोड़ दीजिए सर, तो छोड़ दिए लास्ट में। तो आज हम सोच के रखे थे पूरा खत्म करेंगे, कल होगा खत्म। चलिए लौटिए, ये तो पिछले क्लास में समझा दिए थे, अरे याद है। ऐसा बोलता है ना, शरीर में ताकते नहीं है तू लोग का। SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl, याद करो यहां से क्या बनता था, यहां से ये दो ले लो तो SnCl2 बनता था, और क्या निकलता था, नेसेंट हाइड्रोजन। क्या निकलता था जी, नेसेंट हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहां देख, यहां से ऑक्सीजन को हटा के खुद जाके बैठ जाएगा, यानी ये काम करता था एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा काम करता था, चलो कहानी खत्म। यहां पे ये बेंजीन है, ऑक्सीजन को निकाल के भगा दो और वहां कौन बैठ जाएगा, NH2। कौन बैठ जाएगा, NH2। क्या बन गया मेरा, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन। ठीक, बस रिड्यूसिंग एजेंट डाल देना है। ग्लूकोज टू ग्लूकोनिक एसिड, पूरा इसका स्ट्रक्चर याद है, चलो मेरे साथ बनाओ। कितना कार्बन, भुला गया, ये भी भुला गया। 6 कार्बन नीचे में, यहां देख यहां देख, नीचे में CH2H, पहला पे बोलो, अरे पहला पे एल्डिहाइड। हम सिखाए थे क्या, हर जगह क्या करो, दाहिने तरफ OH लाओ, इसको छोड़ के, तीसरा वाले को छोड़ के सब जगह किधर लाओ, दाहिने तरफ। अरे याद आया, बाकी सब सबका टेट्रावैलेंसी बना दो। ये है मेरा डी ग्लूकोज, याद आया, ये क्या है, डी ग्लूकोज। इसका कहता है क्या कराना है जी, ग्लूकोनिक एसिड बनाना। तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करा दो। सुनना, ये होता था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता था, कभी हम आपको ऑक्सीडेशन सिखाए थे, 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड, अरे बनता था। तो ये जो एल्डिहाइड है, ये जो एल्डिहाइड है, ये चला जाएगा एसिड में। किस में चला जाएगा, एसिड में। बाकी जो है जैसा है वैसे ही रहने दो। तो ये वाला CHOH, CHOH था 4 और नीचे लगा हुआ था कौन, CH2H। तो यहां देख, एल्डिहाइड के जगह कौन आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी सब वैसे ही पड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, अब बता, HNO3 के प्रेजेंस में ये होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है जी, तो यहां देख, ये क्या करेगा, एल्डिहाइड को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा और 1 डिग्री अल्कोहल को भी बदलेगा। तो ये एल्डिहाइड भी जाएगा एसिड में और ये 1 डिग्री अल्कोहल भी जाएगा एसिड में। तो अब दोनों का दोनों एसिड में चला जाएगा। इधर वाला भी COH, बीच वाला रह गया सब, 2 डिग्री अल्कोहल था, 1 डिग्री अल्कोहल भी एसिड में जाएगा, तो इधर भी COH। इसका नाम बता, इसका नाम बता। मन तो करता इतना मारो ना सबको। सैक्रिक एसिड, कौन सा, बस सर वही चीज केवल याद रखेंगे सर जो पूछा, केवल फिर से बोलो। ये मेरा ग्लूकोज है, अगर ग्लूकोज को हम ब्रोमीन वाटर में डाले तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, केवल एल्डिहाइड ग्रुप वाला एसिड में गया, नाम बोलो इसका, ग्लूकोनिक एसिड। इसका नाम ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट जैसे HNO3 में डाल देते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल भी जाएगा और एल्डिहाइड भी जाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल भी गया और एल्डिहाइड भी गया, दोनों क्या बना लेगा, कार्ब। तो इसका नाम बोलना सैक्रिक एसिड। एक तरफ लगा हुआ था तो ग्लूकोनिक एसिड, वो तो आपको केवल ग्लूकोनिक एसिड ही पूछा था, हम दोनों बता दिए। अरे याद रहेगा, स्ट्रॉन्ग में सैक्रिक, स्ट्रॉन्ग में
और माइल्ड में ग्लूकोनिक। माइल्ड कौन? ब्रोमीन वाटर। स्ट्रॉन्ग कौन लिया था? HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3। नेक्स्ट आओ। एक मिनट, थोड़ा सा पानी दिया है कि नहीं? क्या है क्वेश्चन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉलिक्यूलर, अच्छा दूसरा स्लाइड आ गया, वो वाला खत्म हो गया। देखो, आप लोग से थोड़ा सा एक उम्मीद इतना तो जरूर करते हैं, आप लोग भी यहाँ पे हो, कहीं भी किसी भी कोचिंग में कोई भी अगर पढ़ता होगा, एक चीज तो दिखाई दिया होगा, लोग आजकल ऑनलाइन बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, देखते होगे रात में लोग, बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, हम भी चेक करते हैं तो बहुत सारा लोग को देखते हैं आजकल पढ़ाते रहते हैं। अच्छा लगता है देख के कि लोग कम से कम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन बच्चा उस हिसाब से मेहनत नहीं करता। हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो एक चीज कम से कम इतना दिन में समझ में आया होगा कि हम कोशिश करते हैं कि ऑफलाइन में, जैसे मेरे साथ जब बैठते हो, तो पहला कंडीशन मेरे यहाँ है कि डिसिप्लिन मेंटेन करो। वो तो हम आपको सिखाए हैं, इतना हमको पता है। कहीं भी जाओगे ना तो दूसरे को बोलोगे, मस्टरवा था ना, भले मेरे नाम पे 4 को गाली फोड़ देना, इतना तो कहोगे। एक तरह से हिटलर था, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट याद रखना, कहीं भी जाओगे ना तो ये चीज थोड़ा थोड़ा याद रहेगा, हाउ टू मेंटेन द डिसिप्लिन। नहीं तो फिर तो छोड़ दें तो तू लोग खुला सांड हो, कूद जाएगा 3 तला बिल्डिंग से नीचे, बोलेगा हम तो सुपरमैन है सर, स्पाइडरमैन है। सुधर जाना। नया साल आ रहा है कल, बोलना सर पड़ोसी का छत पे कूद गए, टांग टूट गया। ठीक, कल का क्या है प्लान? कुछ नहीं। ठीक, सुन लीजिए एक बात, सुन लीजिए एक बात, कहीं फोन करना या ना करना, सबसे पहले माँ बाप से बात कर लेना। क्या बोले, समझ में आया? जो लोग साथ में रहते हैं, सबसे पहले मदर फादर को विश करना, प्रणाम करके, झुक के प्रणाम करने आता है सर? वो भी होता है सर? कौन प्रणाम करता है? देखो ना, हिंदू मैथोलॉजी में होता है दंडवत। दंडवत समझते हैं ना? ऊपर वाले का करते हो ना, तो नीचे झुकते हैं, सर सटाते हैं जमीन में, सोच लेना कि वही है सब कुछ ऊपर वाला। थोड़ा सा क्या पता कुछ बदल जाए आपके लिए भी। ऊपर वाला भी, ऊपर वाले को किसी ने देखा नहीं है, वो माए बाप के फॉर्म में होता है। अगर किसी किसी को अच्छा लग जाता तो टीचर में दिखने लगता है, नहीं तो टीचर को तो लोग 10 गो गाली देता है। नहीं रे, देखो ना कैसे, टीचर सर अपने आप को जरूर बोलिएगा आप। अच्छा, कोई नहीं, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इतना याद रखना, इतना याद रखना, लोग ना किसी ने ऊपर वाले को नहीं देखा, हम इतना बोल रहे हैं, माँ बाप को कम से कम रिस्पेक्ट देना। और कोई दोस्त नहीं, यहाँ देख दोस्ती पे बड़ा एक अच्छा सा कल देख रहे थे, बड़ा अच्छा सा वो बोला, सुने नहीं, 4 लाइन नहीं, 4 लाइन नहीं, सुन लो। दोस्ती पे उन्होंने बड़ा अच्छा बात बोला कि बुआ एक बात याद रखना, आपके अगर मान लो 10-20 दोस्त हैं, 10 या 20 दोस्त, जितने भी दोस्त हैं, आजकल तो सोशल मीडिया पे लोग को 5000 दोस्त मिल जाता है, मिल जाता है ना। लेकिन याद रखना, दोस्ती वैसे ही से रखो जो कि आपके सुख दुख में खड़ा हो सके। मतलब मुश्किल से 2 या 3 दोस्त होना चाहिए, वाकई में 2 से 3 से ज्यादा दोस्त नहीं होना चाहिए। हो सकता है ये दोस्त आपके माँ बाप हो, इस 2 दोस्त में 2-3 दोस्त में हो सकता है आपके माँ फादर भी हो। वैसा दोस्ती बना जिसके साथ हर चीज बात बता सको। हमको पेट में दर्द हो रहा है तो हम माँ को बोल सकें कि माँ हमको पेट में दर्द हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि छुपा रहे हैं, डर से नहीं बोल रहे हैं, और गए वहां से दवाई लेके आए, चूहा मारने वाला खा गए और चले गए, चूहा तुम्हारा नहीं हम मर गए। ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है? कुछ बता रहे थे, हाँ तो क्या कह रहे थे कि दोस्त ऐसा बनाओ जो काम दे। अब ये नहीं कि बिना काम का हजारों दोस्त है और उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आजकल यही ना होता है जी। हाँ, लोग कुछ ना कुछ अटेंड करता है, जैसे मान ले कहीं पार्टी सार्टी, जैसे अभी पिकनिक जाएगा, जिसके साथ पिकनिक जाओगे, पढ़ना 2 तारीख को, या तो सोशल मीडिया में पढ़ने को मिलेगा या न्यूज में पढ़ने को मिलेगा, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को धक्का दे दिया दूसरी गर्लफ्रेंड के चक्कर में।
और उसके साथ गया था पिकनिक मनाने। देखो बउआ सुधर जा, लौटो यार, ये हकीकत है आजकल आप लोग का। लौटिए, क्या था जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एबनॉर्मल मोलर मास? सुने आप, अरे सुन, देखो नॉर्मल मोलर मास क्या होता है, उसका एक्चुअल मोलर मास क्या होता है। लेकिन मान लो हम सॉल्यूट को, अगर हम सॉल्यूशन में डाले, सॉल्यूट को हम सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट में डाले और क्या बना दिए, सॉल्यूशन। लेकिन अगर ये सॉल्यूट इसी फॉर्म में अगर सॉल्यूशन में रहेगा तो इसका जो मोलर मास है वही रहेगा। लेकिन होता क्या है, सॉल्यूट में कभी कभी बदलाव होता है। क्या बदलाव होता है, दो चीज हो सकता है, या तो एसोसिएशन हो सकता है, क्या हो सकता है जी, या हो सकता है डिसोसिएशन। क्या हो सकता है, ठीक है। तो डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, टूट जाएगा। एसोसिएशन होगा तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। बस याद क्या रखना, अगर डिसोसिएशन होगा तो टूटेगा, तो यहां पे मोलर मास घट जाता है, यहां पे मोलर मास घट जाता है। और अगर एसोसिएट करेगा, जुड़ जाएगा, तो दो मॉलिक्यूल भी जुड़ेगा तो डबल हो जाएगा मास, तो यहां पे मोलर मास क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हम सोच रहे थे कि मान लो कि मास है 100 ग्राम, तो होना चाहिए 100 ग्राम, यहां पे 100 ग्राम से घट गया और यहां पे 100 ग्राम से बढ़ गया, तो यही एक्चुअल मोलर मास की इतना नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। अपनी भाषा में समझ में आ गया। बोलो, कुछ एक सॉल्यूट को जब हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो हो सकता है वो दो प्रक्रिया में जाए, एक बार एसोसिएशन एक बार तो एसोसिएशन मोलर मास क्या होता है, बढ़ जाता है, डिसोसिएशन में मोलर मास घट जाता है। तो ये जो बाद में हम सॉल्यूशन में जो मोलर मास निकालते हैं, या तो घटा हुआ या तो बढ़ा हुआ, ये क्या कहलाता है, एबनॉर्मल मोलर मास। पढ़ो एक बार, कहता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास द सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट्स इन सॉल्यूशन हैज मॉलिक्यूलर मास लेस देन नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। जिसका डिसोसिएशन होगा उसका मोलर मास क्या हो गया, लेस, घट गया। बट द सब्सटेंस व्हिच एसोसिएट, जुड़ता है, बिकम्स ग्रेटर मॉलिक्यूलर मास देन द नॉर्मल मॉलिक्यूलर। तो जिसमें एसोसिएशन होगा मोलर मास बढ़ेगा, जिसमें डिसोसिएशन होगा मोलर मास घटेगा। दिस काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर मास इज कॉल्ड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर। समझ में आ गया, अरे हुआ। जैसे देख लो, डिसोसिएशन में अगर हम 1 मोल NaCl डाले थे तो क्या बनेगा, Na प्लस और Cl माइनस, अरे होगा। इसके 1 मोल से ये कितना बन गया, 2 मोल, अरे होगा। तो अब इसका मास घट जाएगा दोनों का अलग अलग। यहां देख, जैसे मान लो 2 मोल तुम CH3COH डाले थे, एसिटिक एसिड, ये मिलकर के डाइमर बना लेता है। क्या बनाता है जी, डाइमर। तो डाइमर अगर बना लिया तो अब एक ही मोल में कितना मोल आ गया, 2 मोल। तो यहां मोलर मास क्या हो जाएगा, डबल, यहां मोलर मास क्या हो जाएगा, कम। सिंपल सी चीज है। चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट आ जाओ। कहता है डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको हम अपनी भाषा में बता देते, क्या लिखा हुआ है छोड़ो। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज लॉ याद है, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पास्ट या चार्ज पास थ्रू दी सेल। क्या होता था, जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे तो कैथोड पे मेटल का डिपोजिशन होता था, तो कहता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड। सुनना मेरी भाषा में, अपनी भाषा में सुन, जितना अमाउंट किसी भी सब्सटेंस का कहां पे डिपोजिट होता है, मतलब इलेक्ट्रोड पे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पास थ्रू दी सेल है। तो करंट जो पास करते हो कितने के बराबर, Q। तो W बराबर इसी को लिख देते हैं Z इंटू आई इंटू टी। तो Z यहां पे क्या है, एक तरह का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और Q बराबर क्या है, IT। यहां देख, I बराबर 1 एम्पियर, T बराबर 1 सेकेंड, तो W बराबर क्या हो जाएगा, Z। यही Z जो है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। वही पूछा है, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो बोलो डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या हुआ, सुनो एक मिनट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कब, जब बोलो I का वैल्यू कितना है, 1 एम्पियर, और T कितना है, 1 सेकेंड। मतलब 1 एम्पियर करंट जब हम 1 सेकेंड के लिए पास कराते हैं, जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पे जमा हुआ उसी को हम क्या बोले, Z मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। पढ़ लो एक बार, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ एन आयन या सब्सटेंस डिस्चार्ज बाय 1 एम्पियर, कितना जी, 1 एम्पियर ऑफ करंट इन 1 सेकेंड। ठीक है,
1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए पास करो, ये दोनों 1 1 हो गया, तो Z बराबर कितना, W। ये कौन सा लॉ से आया, फर्स्ट लॉ से। कहां से आया, तो सिंपल सा लिखना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज लॉ, क्या W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तो W बराबर ZQ, तो W बराबर Z इंटू आई इंटू टी। सब लिख देना। W क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड, Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, I क्या है, करंट इन एम्पियर, T क्या है, टाइम इन सेकेंड। अब क्या करोगे, I बराबर 1 एम्पियर, T बराबर 1 सेकेंड, तो W बराबर Z। अब इसका डेफिनेशन लिख दो। अरे होगा, इस तरह से मैथमेटिकल फॉर्म में लिखोगे, एक भी मार्क्स कहीं भी नहीं काटेगा। नेक्स्ट आ जाओ, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां क्या लिखा है उसको छोड़ दे, सिंपल सी चीज बताते हैं। वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूलरिटी क्या हो, 1 से ज्यादा, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूलरिटी क्या हो, 1 से ज्यादा, लेकिन वो फॉलो करता हो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। किसको, फिर से सुनना, मॉलिक्यूलरिटी 1 से ज्यादा, but it follows the first order kinetics are called pseudo first order reaction। सिंपल सा याद रखना, जितना भी हाइड्रोलिसिस बताएं, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर यहां पे दिखाएं या हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज ले लो, अरे होगा, यहां पे पानी रहता है एक्सेस में, पानी क्या रहता है, लार्ज एक्सेस में, तो इसको काउंट नहीं करते, इस पे रेट डिपेंड नहीं करता। तो देखो, तो मॉलिक्यूलरिटी कितना है, 2, अरे है 1 से ज्यादा, लेकिन फॉलो किसको करता है, फर्स्ट ऑर्डर को, तो इसी को बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम आपको 2 रिएक्शन याद कराते हैं, ये है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, और एक हम सिखाए थे हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। बोलो सुक्रोज का फॉर्मूला, सब बोला गया, C12H22OH11, अरे है, यहां पानी में डालो, ये भी एक्सेस होगा, अरे होगा, पानी में डालोगे 2 आपका क्या बनेगा, C6H12O6, अरे बनेगा, ये भी एक C6H12O6। बोलो ये क्या क्या है, अरे सुक्रोज से क्या क्या बनता था, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज, सब भुला गया, एक फ्रुक्टोज। तो यहां देखो, यहां पे देखने में मॉलिक्यूलरिटी कितना लग रहा है, 2 या 2 से ज्यादा, लेकिन इस फॉलो किसको करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, एक्सेस, इस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता। यहां भी देखो, ये पानी कैसा है, एक्सेस में, तो ईस्टर का भी जो हाइड्रोलिसिस होता है वो भी इसी का एग्जांपल है, किसका, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इतना लिख सकते हो। अब पढ़ो, यहां क्या लिखा वो पढ़ लो। कहता है ए रिएक्शन विच इज नॉट ट्रूली ए फर्स्ट ऑर्डर, वो ट्रू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। सूडो मतलब ये क्या होता है, फॉल्स, बट अंडर सर्टेन कंडीशन बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर। कुछ एक सर्टेन कंडीशन में, यानी को काइनेटिक्स का फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर का, नोन एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब ये लिख दिया। हम अपनी भाषा में कैसे सिखाए थे, बोलो, वैसा रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूलरिटी कितना हो, 1 से ज्यादा, लेकिन किसको फॉलो करता हो, बोलना, फर्स्ट ऑर्डर को, उसी को क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट। बोलो इसका एग्जाम्पल, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर और दूसरा हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। इतना लिख दोगे, 2-3 जो भी मार्क्स करेगा देगा। नेक्स्ट आ जाओ, कहता है व्हाट इज पेप्टाइजेशन। सुनो यहाँ, जैसे सुनते होगे ब्लड क्लॉट करता है, और हमारे शरीर में ब्लड क्लॉट करता है ना, उसके कारण हार्ट अटैक होता है या ब्रेन हेमरेज होता है। तो ब्लड जो क्लॉट करता है, तो जैसे ही क्लॉट करता है तुरंत दवाई दिया जाता है। दवा दिया जाता है, क्या करता है, यहाँ देख, ये वाला थक्का जमा, इसके ऊपर कोई तुम इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, क्या डाल दो, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट में या तो कटायन होगा या तो अनायन होगा। तो ये कोई एक तरह का चार्ज को क्या करता है, अपने सरफेस पे चिपका लेता है। तो मान लो इस पे ढेर सारा प्लस आ गया, क्या आ गया जी, ढेर सारा प्लस। प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्सन, अरे क्या होगा, रिपल्सन। जैसे ही रिपल्सन होगा, ये ढेर सारा इस तरह से टूट जाएगा, अरे टूटेगा, इस तरह से फिर से टूट गया, तो फिर से टूट गया, तो ये छोटा छोटा पार्ट में टूट गया, अरे टूटा, तो फिर से ये क्या बन गया, कोलोइड। क्या बन गया, कोलोइड। एक तो थक्का जमा था, ये फ्रेशली पीपीटी था, अब फिर से क्या बन गया, कोलोइड। तो ये कहता है ये जो फ्रेशली थक्का कहीं जमा था, प्रेसिपिटेट कोगुलेशन हुआ था, उससे हम फिर से क्या किस में कन्वर्ट करें, कोलोइड में। यानी ब्लड में थक्का जमा था, हम दवाई खाए, वो थक्का फिर से डिसॉल्व होके फिर से ब्लड बन गया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन। क्या बोलते हैं,
और जो काम करता है, जो इलेक्ट्रोलाइट उसके लिए यूज होता है, उसको बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? पेप्टाइजिंग एजेंट, पेप्टाइजिंग एजेंट। पढ़ो अब। पेप्टाइजेशन में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए प्रेसिपिटेट, जो थक्का जमा था उसको किसमें? कोलॉइडल सोल में, बाय सेकिंग विथ डिस्पर्शन मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे हमारे शरीर में थक्का जम रहा था तो हम यहाँ दवाई दिए थे, तो दवाई यहाँ पे क्या काम करेगा? इलेक्ट्रोलाइट का। उस इलेक्ट्रोलाइट को जो इस पर्पस के लिए जानता है उसको क्या बोलते हैं? पेप्टाइजिंग एजेंट। एंड दिस मेथड इज अप्लाइड जनरली टू कन्वर्ट फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट टू कोलॉइडल सॉल्यूशन। जो अभी अभी प्रेसिपिटेट बना था, फिर से उसको क्या बनाना था? कोलॉइड। फिर से बोलो। खून का थक्का जमा, खून क्या है मेरा? कोलॉइड। फिर से उसको बना दिए खून। अपनी भाषा में समझना, उस थक्का को किसमें कन्वर्ट कर दिए? खून में। इस प्रोसेस का क्या बोले? पेप्टाइजेशन। जो दवा डाले वो इलेक्ट्रोलाइट था, इसका नाम बोलो पेप्टाइजिंग एजेंट। नाम बोलो पेप्टाइजिंग एजेंट है। इस तरह से याद रहेगा, याद रहेगा। फिर अपनी भाषा में लिख लो। चलो नेक्स्ट आओ। कहता है एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल मिनरल और ओर किसको कहते हैं? सुनिया, ये सब किताबी भाषा है, किताबी भाषा को अपने में रहने तो हम सुनाते हैं। अर्थ के नीचे, ठीक है, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस है, चाहे वो तेल हो, मेटल हो, कुछ भी है, सोना है, कुछ भी है, उसको मिनरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। एनी केमिकल सब्सटेंस डिपोजिटेड इन अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल। लिख लोगे अपनी भाषा में। अब वो और कब कहलाएगा? सुनना, बनिया समझता है? बनिया कोई भी काम करने से पहले सोच के चलता है कि हमको इस काम में फायदा होगा कि नहीं होगा। अगर फायदा नहीं होगा तो वो काम नियरली समझ के चलो कि 100% है कि वो नहीं करेगा, अगर उसको पहले से पता चल गया तो सरकार भी क्या करती है ना, सोच के चलती है, पहले कैलकुलेट करती है कि यहां से हम इस चीज को अगर निकालेंगे तो हमें फायदा होगा कि नहीं। कि मान लो कि अगर 10 करोड़ का कोई मटेरियल है, तो ऐसा नहीं कि हमको उसको निकालने में ही 10 करोड़ खर्चा हो जाए या 10 करोड़ से ज्यादा हो जाए, तो वो किसी काम का नहीं है मिनरल, लेकिन और नहीं हुआ। तो और का पहला कंडीशन क्या है? वो इकोनॉमिकली होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्शन होना चाहिए वहां से उस केमिकल सब्सटेंस का, तब मिनरल क्या कहलाता है? और। समझ में आया? आपके पास आइडिया तो बहुत है, लेकिन आइडिया का इंप्लीमेंटेशन नहीं है। तो जब तक वो जमीन पे नहीं आएगा वो आइडिया किसी काम का नहीं है। तो वो मिनरल जब तक इकोनॉमिकली हमारे फायदे के लिए नहीं होगा वो और नहीं होगा। अब पढ़ो। मिनरल आर नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, इतना ही लिखना। नेचुरली जो प्रेजेंट है कहां पे? अर्थ क्रस्ट में। कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो माइनिंग के थ्रू मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल। एक आध दो एग्जांपल लिख देना, जैसे पायराइट आयरन का होता है, जिनसाइट जिंक का होता है, सिनाबार मरकरी का होता है। ठीक। अब इसको और कब बोलते हैं? तो और आर द मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड कन्वेंटली एंड इकोनॉमिकली। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है, मिनरल और तब बनता है जब वहां से मेटल या कोई भी चीज का एक्सट्रैक्शन कैसा होना चाहिए? इकोनॉमिकली वो फायदेमंद होना चाहिए, अदरवाइज वो किसी काम का नहीं है। तभी वो क्या कहलाता है? और। तो क्या कहोगे? ऑल और आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट और। समझ में आया? बिहार के भी तलहट्टी में इसके नीचे, गंगा के नीचे बहुत सारा चीज पाया गया है, लेकिन सरकार इसको निकालने की हिम्मत नहीं करती, क्योंकि रेडिएशन से चेक किया जाता है कितना है, पता चलता है कि जितना है नहीं उससे ज्यादा खर्चा होगा। रहने तो नीचे। बात समझ में आई? बढ़े आगे, आ जाओ। NH3 इज स्ट्रॉन्गर बेस देन PH3। क्या सुनना से ग्रुप 15, ग्रुप 15 का देखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। याद है? बोलो, सबका हाइड्राइड बना दो। तो बोलो जी, NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3। अरे होगा? बोलना। ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज सेंट्रल एटम का बढ़ता है। सुनना, यहां पे आपका अमोनिया था NH3, ठीक है, NH3। इसके नीचे आ गया PH3, इसके नीचे कौन आ गया जी? PH3। ऐसे मान लो PH3,
अब ये बहुत बड़ा हो गया। सुनना, ये छोटा सा था और ये क्या है जी, बड़ा सा। यहां पे एक लोन पेयर पड़ा हुआ था और यहां पे भी एक लोन पेयर पड़ा हुआ। तो बता दे, ये लोन पेयर जो है बहुत बड़े एरिया में है और ये लोन पेयर कहां पे, छोटे से एरिया में है। तो ये लोन पेयर देने का टेंडेंसी आराम से ये किसी को दे सकता है। अरे है, इसको पता ही नहीं कि मेरा लोन पेयर कहां है, उसको नाम बैठा है कि उसको नाम बैठा है, मतलब वो डिस्पर्स्ड है, इतने बड़े एरिया में क्या है, डिस्पर्स्ड। तो बोलो कौन ज्यादा बेसिक, जो ज्यादा लोन पेयर डोनर होगा। तो डोनर अच्छा कौन है, NH3। क्यों, स्मॉल साइज में है, उसका लोन पेयर एक जगह पे, जब मन करेगा किसी को दान दे दिया। तो कौन अच्छा बेस है, अपर हो। ड्यू टू ए स्मॉल साइज ऑफ किसका, नाइट्रोजन का, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज कंसंट्रेटेड ओवर ए स्मॉल रीजन, स्मॉल रीजन में है। एज द साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेज, ऊपर से नीचे आते हैं, साइज क्या होता है, बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी डिक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी क्या होता है, घट जाता है। इसलिए फास्फोरस मेरा एक अच्छा बेस नहीं है। ऊपर से नीचे आते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। इतना ही लिख देना ना, इतना ही लिख देना। ऊपर से नीचे आते हैं, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ घट रहा है। क्यों, क्योंकि लोन पेयर देने की टेंडेंसी घट जाती है। लोन पेयर डोनर इज कॉल्ड लेविस बेस, लेविस बेस। चलिए, Mn2+ कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन Fe2+। बोलना जी, Mn2+, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर बोल 25, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हो, बोलो। आर्गन 18, 4s2 और 3d5। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन हटाना है, 2 इलेक्ट्रॉन हटा दे, Mn+2, आर्गन 4s0 3d5। d5 वाला कैसा होता है, हाफ फील्ड, स्टेबल होगा। कहता है Fe2+ से ज्यादा स्टेबल है। आयरन का चेक करो, आयरन का एटॉमिक नंबर 26। तो आर्गन 18, 4s2 20 और 3d6। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन हटाओ, 2 इलेक्ट्रॉन हटाओ, क्या बनेगा, Fe2+। अब बोलो, यहां आर्गन कहां से हटेगा इलेक्ट्रॉन, 4s0 और 3d6। ये 3d6 है, ये 3d5 है। बोलो ये वाला हाफ फील्ड और ये वाला पार्शियली फील्ड, कौन ज्यादा स्टेबल, हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल। तो यही तो पूछा था कि कौन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो बोलो टुवार्ड्स ऑक्सीडेशन टू द +3 साल्ट। तो याद देखो ये कम स्टेबल है, तो इसका अगर तुम +3 में अब ले जाना चाहोगे, इसको तुम +3 में ले जाना चाहोगे, Fe+3 में, तो ये आराम से जाएगा। अरे जाएगा, 4s0 और 3d5। तो ये पहले से स्टेबल है, +3 में जाना नहीं चाहेगा। ये कहां पे है, 3d6 में, एक इलेक्ट्रॉन और हटा देगा तो अब कहां चला जाएगा, 3d5 में। तो ये Fe3+ में जाना पसंद करेगा, ये वाला Fe3+ में जाना पसंद नहीं करेगा। एकदम अपनी शब्द में लिखो, इस तरह से दिखाओ, ये हाफ फील्ड था, ये पार्शियली फील्ड था। इसको जब Fe3+ में जाएंगे तो ये जाना पसंद करेगा, ये वाला जाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ये कैसा था, स्टेबल, स्टेबल है हाफ फील्ड कंडीशन में, ठीक है। पढ़े आगे, एक्सप्लेन द लिगेंड एंड कोऑर्डिनेशन एनालिसिस स्पेक्ट्रम। चलो एक बार फिर से बता ही देते हैं। चलो याद करो, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे मान लो कोबाल्ट है, NH3 है 6 बार, और बाहर में लगा हुआ है कौन, Cl2। हम आपको Cl3, क्या देख हम क्या सिखाए थे, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, बोलो इसको क्या बोलते हैं, बोलना कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके बाहर जो है, जो टूट के निकल जाएगा, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेशन में आ जाओ, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये जो कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट से गौर से देखो कितना NH3 लगा हुआ है जी, 6। अरे है, तो इस कोबाल्ट से जो भी सब्सटेंस रहे, चाहे वो आयन रहे, एटम रहे, कोई भी मॉलिक्यूल है, ये जो उससे जुड़ा हुआ है, कोई भी सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है, इसी सब को क्या बोलते हैं, लिगेंड। क्या बोलते हैं, लिगेंड। और जब लिगेंड की बात आई तो बोलो सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो कोऑर्डिनेटेड रहता है, जुड़ा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, लिगेंड।
अब लिगेंड की बात आई तो बोलो लिगेंड क्या करता था, एक बार में एक एक लोन पेयर देता था, अरे याद आया, तो ऑल लिगेंड्स आर लेविस बेस and central atoms are Lewis acid due to presence of vacant d orbital। इतना चीज लिख सकते हो ना जी। तो हमें क्या क्या पूछा था पीछे, हमें पूछा था लिगेंड के विषय में बताओ, तो बोलो जी लिगेंड क्या हुआ, वैसा मॉलिक्यूल या एटम या आयन जो किससे जुड़ा रहता है, सेंट्रल मेटल से। कैसे, बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हर डेंटिसिटी यानी डोनर एटम से वो क्या देता है, एक लोन पेयर, फिर क्या देता है, सो दे आर लेविस बेस। अब पढ़ लो, बॉन्ड टू दी किससे, सेंट्रल मेटल आयन, कहां पे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या इंटाइटी में, इसको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पे H3 H2O ये सभी क्या है, लिगेंड। एक एग्जांपल से बता देना। और ये सब कैसा होता है, लेविस बेस। उसके बाद पूछा था कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन। फिर से बोलो, पानी में डालने के, कहां गया, पानी में डालने के बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर को जो पानी में डालते हैं, जो हिस्सा टूट जाता है उसको क्या बोलते हैं, जो हिस्सा इंटैक्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या कर रहता है, सेंट्रल मेटल, और उससे चारों तरफ कौन घिरा रहता है, मतलब वो घिरा रहता है किसे, लिगेंड से। किसे, लिगेंड। इतना लिख दो, पूरा का पूरा मार्क्स देगा। एक दिखा दो ऐसे, उसको भी समझ में आएगा कि इसको बहुत कुछ आता है। चलो जी, देखो कहां, किस दुनिया में इतना नींद, बाप रे बाप। अरे थक तो हम भी जाते हैं। फिर एगो लिखा, 4 लाइन हो जाए सर। देख तो अभी भी कितना क्वेश्चन, 54 क्वेश्चन है। अभी हम लोग कहां पे हैं, 33 पे, यानी कि दूसरा स्लाइड, दूसरा दिन का 9वां क्वेश्चन आया। सुनना, क्वेश्चन बहुत सारा है, ठीक है। हम इतना क्वेश्चन करवा देंगे, इतना क्वेश्चन करवा देंगे कि इससे बाहर कहीं भी नहीं पूछेगा। अब फिर भी अगर कहोगे नहीं सर हम नहीं लिख पाए, देखो मोबाइल को उधर रख दो, उधर मोबाइल को, नहीं होता तो नीचे रख दो, नहीं होता उस पर रख के खड़े हो जाओ एक बार, ठीक, बोलना बीता हुआ साल मेरा मोबाइल ले गया। हमें पता है उसमें आप लोग का नहीं, हार्ट का क्या कहो, स्विच ऑफ ऑन बटन है, गलती से मोबाइल कहीं खो गया तो पता चला हार्ट में ब्लड जाना बंद, मोबाइल डिस्चार्ज हो जाएगा। देखते हो ना किसी किसी को ऐसे परेशान हो जाता, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, मेरा मोबाइल अरे तुम चार्ज हो ना, ठीक, देखो सुधर जा। चलो हाँ, सब अभी डिस्कस कर लो। ओस्मोसिस याद है, ओस्मोसिस याद है, सुनना, एक मेम्ब्रेन होता है जिसको कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, याद रखना, ओनली अलाउ टू पास सॉल्वेंट पार्टिकल, ये केवल किसको पास करने देता है, ठीक। सुनना, इधर मान लो है सॉल्यूशन ए, इधर मान लो है सॉल्यूशन बी, ठीक है, जिसमें मान लो यहां पे सॉल्यूट कुछ भी ले रहे हैं, सॉल्यूट मान लो है 5 ml, और इधर मान लो सॉल्यूट है 10 ml, तो सॉल्यूट ज्यादा हो गया, मान लो चीनी का सिरप है। अरे यहां देखना, पता नहीं कितना डिस्टरबेंस रहता है तू लोग को, फिर कुछ बोल देंगे, हमको ही बोल दिए सर, ठीक। एक चीज सिखा देते, वो थोड़ा सा बाल उल बांध दिया करने तो कुत्ता नोच लेगा बीच रोड में, ठीक। लौटा, यहाँ लौटो, यहाँ पे 95 ml पानी डाल दिए, यहां पे मान लो 90 ml पानी डाले, तो बोल ज्यादा मीठा कौन, जिसमें चीनी ज्यादा है, मीठा वाले को क्या बोलते हो, अरे अपनी भाषा में समझना, इसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड, क्या बोलते हैं, ये है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और ये वाला है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि यहां पे पानी ज्यादा है। तो बोलो ये जो मेम्ब्रेन लगा है ये केवल इसको पास करने देगा, अरे बोलना सॉल्वेंट को, कोई भी चीज कहां से कहां जाता है, हायर टू लोअर, तो बोलो पानी ज्यादा किस में है, डाइल्यूट में, तो पानी इधर से इधर जाएगा। यही जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है,
फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है कहां से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, कहां पे, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड, ये कहलाता है ओस्मोसिस। क्या कहलाता है? ठीक, अब सुनते जाना। इतना प्रेशर लगाओ इधर सॉल्यूशन बी पे कि ओस्मोसिस रुक जाए, इसको बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? अगर एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दोगे तो ये उल्टा डायरेक्शन में हो जाएगा, जैसी ओस्मोसिस उल्टा, इसको बोलते हैं रिवर्स ओस्मोसिस। क्या बोलते हैं? समझ में आया? तो ओस्मोसिस क्या था बोलना, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। ठीक, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड to a solution to stop osmosis is called osmotic pressure. When extra pressure is applied to a solution, then direction of osmosis get reversed, called reverse osmosis. समझ में आया? इसका यूज होता है पानी को छानने में, जो आजकल जो आरओ वाटर देखते हो यही है। क्या होता है सुनिए, हमारा जो पानी है, उस पानी में, यहां देख तो, उस पानी में नमक का मात्रा ज्यादा है, अरे है, और यहां देख नमक का मात्रा क्या है, ज्यादा, और हमें चाहिए ये वाला पानी जिसमें नमक क्या हो, कम हो, या किसी तरह से अशुद्धि कम हो, तो हमें चाहिए था ये वाला पानी, और इधर मेम्ब्रेन लगा हुआ तो पानी अपने आप तो यहां से यहां आएगा, क्योंकि पानी इधर ज्यादा है और इधर कम है, तो साफ से कहां आ रहा है, गंदा में। तो हम क्या करते हैं, यहां देख बीच में नहीं देखते, उसमें मेम्ब्रेन लगा रहता है, और करंट जैसे ही ऑन करते इधर से हाई प्रेशर अप्लाई करता है, तो क्या होता है, ये जो खराब पानी है, यहां से क्या होता है, डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, उल्टा जाता है इधर की तरफ, और मेरा पानी स्टोर होता है, ये वाला पानी को हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, यही ना करते हैं। तो ओस्मोसिस को क्या किए, रिवर्स कर दिए। क्या बोलते हैं, रिवर्स ओस्मोसिस। फिर से बोलना, पानी का फ्लो कहां से कहां, डाइल्यूट टेक कंसंट्रेट, इसको क्या बोले, किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किए तो ओस्मोसिस का डायरेक्शन पलट गया, इसको क्या बोले, रिवर्स। ऐसे लिखना, उसको भी समझ में आएगा कि तुम क्या बताना चाह रहे हो। ठीक है, ये नहीं कि ऐसे राम कहानी लिख दिए, भोजपुरी गाना लिख दिए, ओस्मोसिस बा ओस्मोसिस रिवर्स ओस्मोसिस बा, वो भी समझ जाएगा। ठीक है, अगले साल फिर आइए। चलो यहां लौटो, कहता है एक सॉल्यूशन है CaSO4 का, जिसको इलेक्ट्रोलाइज किए 10 मिनट के लिए विद ए करंट ऑफ इतना, पूछा आपसे कितना मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा, यही ना पूछा। सुनना, ये क्या दिया ये सब भूल जा, हम आपको सिखाए थे चार्ज बराबर बोलो Q बराबर I इंटू टी, अरे Q बराबर क्या सिखाए थे, I इंटू टी, टी किसमें चाहिए, सेकेंड में, ये चाहिए एम्पियर में, एम्पियर कितना दिया है 1.5, कितना मिनट के लिए 10, 10 को 60 से गुना कर दे, कितना हो गया 600, 1.5 और 1.5 यानी 900 कूलम। अरे वाह, कॉपर अगर इलेक्ट्रोलाइज कंडीशन में होगा तो कॉपर 2+ होगा, सुनते जाना। यहां पे सो जाओ, यहां सो जाओ, एक आधो हम भी रील्स बना के डाल देंगे, AK सिंह पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट सोया हुआ है, और उसको वायरल कर दो, देखो AK सिंह क्लास में क्या क्या करवाते हैं, उठ जानी तो उठा देंगे सदा के लिए एकदम जाते जाते। देखो बोला ठंडा लग रहा है, एक काम करो देह में आग लगा लो, लौटा। इलेक्ट्रोलाइज्ड मतलब क्या, वो टूट गया है, कॉपर सल्फेट था, तो कॉपर पे बोलो कैसा चार्ज 2+, इसको तुम 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये कॉपर में जाके डिपॉजिट होगा, तो बोल अगर ये 1 मोल डिपॉजिट करना होगा तो ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ही बोल 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज को क्या बोलते थे, अरे कुछ तो अपना नाम के अलावा पता होगा, मोबाइल का पासवर्ड के अलावा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता था उसको क्या बोलते थे, 1 फैराडे। क्या बोलते थे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना, 2 फैराडे, 2 गुने 96,500 कूलम। बउआ याद रखना, अगर ये कंडीशन रहा तो ज्यादा दिन मुश्किल है। फिर तुमको लग रहा होगा ना कि हम सर
कर लेंगे सर, मार्केटिंग कर लेंगे, फिर घर घर जाएंगे, खट 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 खट। नहीं, साबुन ले लो, अगरबत्ती ले लो, ठीक। सही, वो भी नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहना बड़ा मुश्किल है। बोला उससे अच्छा सर ठेला निकाल लेंगे, एगो चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, हम राष्ट्रपति तक तो जयबे करेंगे, ठीक। प्रेसिडेंट ऑफ खटाल, क्या समझा रहे थे, याद है, इतना कूलम से इसका कितना बनेगा, 1 मोल। तो कह सकते हो 2 × 96,500, इतना कूलम से कितना बन रहा है, 1 मोल। 1 मोल मतलब बोलो 63.5 ग्राम। कहा था कितना मास डिपॉजिट होगा जब इतना करंट पास होगा, तो 900 से कितना हो गया 63.5, इससे भाग दे देना, 2 × 96,500 गुने 900, जो भी आएगा सो आएगा, ग्राम में आंसर आएगा। अरे समझ में आया ना, फिर से बोलो, 2 फैराडे से कितना मोल, 1 मोल। 1 मोल मतलब 63.5, तो पूछा कि 2 फैराडे यानी कि इतना कुलम से इतना ग्राम, तो 900 कुलम से कितना ग्राम, निकाल लीजिएगा। इस तरह का ही न्यूमेरिकल पूछता है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जा, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, मॉलिक्युलरिटी और थ्रेशोल्ड एनर्जी। सुनना, ये तो याद होगा, जितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल, जितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल किसी भी रिएक्शन में भाग लेता है, वो उसका क्या कहलाता है, अरे बोलना, मॉलिक्युलरिटी। जैसे यहां देख, दो एग्जांपल जरूर दिखाना। जैसे मान लो PCl5 है, टूट के कहां चला गया, PCl3 और Cl2, तो बोलो मॉलिक्युलरिटी कितना, 1। बोलना जी, मॉलिक्युलरिटी कितना, 1। ऐसे ही मान लो H2 है और I2 है, ये दोनों मिलके 2HI बन गया, तो बोलो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी, 2। तो रिएक्शन दिखा सकते हो, जितना रिएक्टेंट पार्टिकल भाग लेता है किसी भी रिएक्शन में, वो क्या कहलाता है, उसका मॉलिक्यूल। अब आ जाओ थ्रेशोल्ड एनर्जी, सुन लो, यहां बता ही देते। यहां देख, ये वाला ग्राफ से बनाओ कि मान ले कोई एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कहां जा रहा है, प्रोडक्ट में। मान लो यहां पे एनर्जी निकल गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ले लिए, क्या ले लिए, एक्सोथर्मिक। क्या ध्यान दे, इधर है मेरा पोटेंशियल एनर्जी, अरे कुछ तो समझने की कोशिश कर, इधर है मेरा टाइम। देखो, हाथ देखने से किस्मत नहीं बदलता है, वो किस्मत पता चलेगा जितना भी अच्छा अच्छा किस्मत होगा ना, रोटी जब बेलोगे ना, सब किस्मत वहीं रह जाएगा किचन में। क्या बोले, समझ में आया, बहुत बुरा लगा होगा मेरा बात, सर हम पैसा बोल दी, आज नहीं समझ में आएगा, 10 साल बाद समझ में, कुछ नहीं कर पाओगे उसके बाद, कुछ नहीं, सारा कहता ना फर फरा करके, चिड़िया जब घोंसला में किसी केज में पिंजरा में बंद कर जाता है, उसके दुनिया उतने ही दूर हो जाती है, आपकी भी दुनिया वही हो जाएगी। गर्ल्स लोग एकदम कान खोल के सुन लो, वी बिलोंग्स टू बिहारी सोसाइटी, ये सबसे बड़ा कटु सत्य है। अभी जब तक माँ का चल रहा है, समाज में फ्रीडम है, चल रहा है ना, तब तक फ्रीडम मिला है। कुछ दिन और, उसके बाद ले जाके किसी खुट्टा से बांध दिया जाएगा, घूमते रहना चारों तरफ। उसके बाद हाथ, नहीं नहीं ना, थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, ठीक है नहीं, बाल इधर लाल थोड़ा कम हुआ, इधर करवा लेते हैं, इधर थोड़ा उजला करवा लेते हैं, और उसको भूत नहीं लगेंगे, बनते रहना भूत, समझ ले, यहां महान सब है, क्या समझाओ, नहीं सर हम तो नहीं समझेंगे सर, आप समझिए, यहां रिएक्टेंट है, यहां प्रोडक्ट है। इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर याद रखना, ऐसे भी कहानी खत्म है, अब तो 12th के सब कुछ हम विदाई दे चुके हो, तो हम क्वेश्चन कल ही समझा रहे हैं कि क्वेश्चन आके समझ ले कैसे वहां लिखोगे। देखिए, ये जो निकल गया, यही वाला एनर्जी जो निकला था, अरे निकला था ना, ये जो एनर्जी निकल गया, यहां प्रोडक्ट का एनर्जी है और यहां रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट के पास जो पहले से रहता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। लिख देना वहां पे आई मतलब इंटरनल एनर्जी, वहां आई लिख के छोड़ मत देना, कभी भी शॉर्ट फॉर्म में एग्जामिनेशन में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर को क्या पता तुम कौन सा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हो, कौन सा नोटेशन यूज कर रहे हो। क्या बोले, समझ में आया, वहां हमेशा जो भी लिखे हो उसको मेंशन करो। यहां देख, तो रिएक्टेंट को यहां तक पहुंचने के लिए कुछ एडिशनल एनर्जी चाहिए,
इसी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। जब ये दोनों मिल जाता है तो इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो किसी भी रिएक्टेंट का वो मिनिमम एनर्जी जिसके कारण वो कहा जाता है प्रोडक्ट में, वो क्या कहलाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहलाता है, चेहरा पर से हाथ हटा। किसी भी रिएक्टेंट का वो मिनिमम एनर्जी जिसको मिल जाए तो वो कहां चला जाता है, प्रोडक्ट में। क्या कहलाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी में बोलो दो चीज मिला, कौन कौन सा, थ्रेशोल्ड एनर्जी में दो है, उसके पास पहले से जो अपना था इंटरनल एनर्जी, और दूसरा कौन, एक्टिवेशन। इतना लिख दोगे ना, और ग्राफ अगर गलती से बना दिए तो एक भी मार्क्स नहीं काटेगा। फिर से बोल, टोटल एनर्जी एक्वायर्ड बाय कौन, रिएक्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मिनिमम टोटल एनर्जी कौन लिया, रिएक्टेंट, जिसके कारण वो कहां पहुंचा, प्रोडक्ट में, उसको क्या बोले, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसमें दो एनर्जी है, कौन कौन, एक तो जो उसके पास पहले से था, और एक जो वहां पर वो लेके आया एडिशनल एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। याद आया कुछ, चलो बढ़ो आगे। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इमल्सन एंड इमल्सीफायर। सुनना, इमल्सन लिक्विड इन लिक्विड, क्या था जी, लिक्विड इन लिक्विड। चाहे इमल्सन जो है दो इमिसिबल लिक्विड है, यानी कि दो जो लिक्विड है जो आपस में क्या होगा, घुलेगा मिलेगा, अरे होगा। इमल्सन दो तरह का होता है, यहीं पे बता देते हैं। इमल्सन दो तरह का होता है, एक होता है ऑयल इन वाटर, यानी वाटर इन ऑयल, और एक का तो वाटर, ऑयल इन वाटर। सुनना, ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर, ये है एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है मिल्क। दूध में क्या होता है, मैली पानी है, और उस पर देखो गर्म करते तो हल्का सा छाली आता है, तो वो सब क्या है, ऑयल डिजॉल्व है किसमें, पानी में। ये इसका एग्जांपल मिल्क। ये वाला देखो से चीज है, इसमें हल्का सा पानी है, और मेनली क्या है, ऑयल में, किसमें, ऑयल में। तो ये सब जो एग्जांपल हुआ ऑयल इन वाटर, ये कौन है, वाटर इन ऑयल, इसको क्या बोलते हैं, इमल्सन। सुनते होगे कि थोड़ा देर के लिए दूध को छोड़ देते हैं, दूध फट जाता है, फटता है ना, तो नहीं फटे, यानी कोलॉइड को मेंटेन करने के लिए कुछ सब्सटेंस इसमें डाल देते हैं। जनरली आजकल बेस डाल दिया जाता है, वो आजकल का दूध देखते हो फटता उठता नहीं है। देखियो पहले जमाने में क्या होता था कि दूध डूब करके लाया जाता था, रख दिया, अगर एक आध घंटा रखा गया नहीं उठाया तो तुरंत फट जाता था। आजकल क्या होता है, दूध गांव से चला नहीं, जो भी है मिल्कमैन वहां से लेके आया, 2 दिन तक रख भी दिया, फटा ही नहीं दूध, क्योंकि दूध रहता ही नहीं है, सब आर्टिफिशियल दूध रहता है। क्या करता है उसमें, इतना डिटर्जेंट पाउडर मारे रहता है ना, सही बता रहे हैं आपको, उसमें इतना बेस डाला हुआ है, इतना बेस डाला हुआ है कि वो दूध उसमें रहता ही नहीं है, आधा दूध रहता है, आधा ये आर्टिफिशियल दूध रहता है। अब उसमें मिला दिया रिफाइन ऑयल, ये सब बेस वगैरह मिला दिया, चूना वगैरह डाल दिया। अब वो चूना क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अरे क्या है जी, वो कभी फटे नहीं देगा। तो जो दूध को नहीं फटने दिया, यानी इमल्सन को इमल्सन ही रहने दिया, उसको बोलते हैं इमल्सीफायर। अब समझ में आ गया होगा, हाँ सर हम भी ग्वाला है ना, नहीं ना, नहीं ना जी, अच्छा ठीक, सुनो यार, इमल्सन को जो मेंटेन किया उसको क्या बोले, इमल्सीफायर। इमल्सन किसको बोले थे, दो लिक्विड का मिक्सचर, दो लिक्विड, अपनी भाषा में लिखो ना, ये सब शब्द मत लिखना, दो लिक्विड का मिक्सचर। तो एक क्या हो सकता है, ऑयल इन वाटर, एक हो सकता है वाटर इन ऑयल। एक एक एग्जांपल दे दो। अब कहता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इसको स्टेबलाइज करता है, किसको, इमल्सन को, उसको क्या बोलते हैं, इमल्सीफायर। इमल्सीफायर, दो सब्सटेंस व्हिच आर एडेड टू इमल्सन टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी बाय इंटरफेसियल एक्शन इज कॉल्ड इमल्सीफायर। ये सब मत जोड़ो, क्या करता है, जो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है उसको क्या बोलते हैं, इमल्सीफायर। समझ में आया, ये चीज क्लियर हुआ, बढ़े आगे, चलो। क्या पूछा था, राइट द नेम एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ इंपॉर्टेंट ओर ऑफ अल्युमिनियम। बोलते जा, बॉक्साइड, बॉक्साइड का फार्मूला बोलो, Al2O3 XS2O। यहां दो मत कर देना, X लिखना ज्यादा बेहतर है, XS2। X कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अब आ जाओ, नाम बोलो तो, कायोलिनाइट। कायोलिनाइट है, ये होता है अल्युमिनियम का सिलिकेट। क्या होता है, तो अल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड के साथ क्या है, सिलिकेट। फॉर्मूला बोल, Al2OH का होल 4 Si2O5
Si2O4 सिलिकेट्स के फॉर्म में रहता है एल्युमिनियम, ठीक है। उसके बाद क्रायोलाइट, ये तो भूलना नहीं, इसके एक्सट्रैक्शन में, एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में सुनिया, इसको जो पिघलाने का, बॉक्साइड को जो पिघलाने का टेम्परेचर होता है ये बहुत ज्यादा होता है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए जो सब्सटेंस मिलाते हैं वही है क्या, क्रायोलाइट। क्या है बोलो, Na3Al F6, बोलो Na3Al F6, ये क्या है मेरा, क्रायोलाइट। क्या है, क्रायो। आ जाओ, वाई NCl3 and BCl5 does not exist, BiCl5। यहां देख, आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, हम अच्छे से समझ ले, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3, इतना ही ना। 2 में D नहीं होता है, 2 में D नहीं होता। यहां देख, ये 2s है और ये 2p है। 2 में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3, और 2s में कितना है, 2। ये 2s है मेरा, ये 2p। क्या 2 में D है, तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा, जनरली 3, और अपना ये लोन पेयर दे देगा तो जनरली 4। इसमें पेंटावैलेंसी का जगह नहीं है, क्योंकि कोई वैकेंट और वाइटल नहीं। तो पहला तो समझ में आ गया कि NCl5 क्यों नहीं बना, कि नाइट्रोजन में पेंटावैलेंसी अलाउड नहीं है। मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनेगा, 4, जनरली ये 3, और अगर लोन पेयर दे के बनाएगा तो 4। अब आ जाओ Bi, बोलो नाइट्रोजन फास्फोरस, बोलो ट्रिक बोलो, नाना पाटेकर असरानी सब बीमार, ये नीचे आया, आया बिस्मत, याद कर रे, यहां रहना। कभी सिखाए थे पी ब्लॉक में जो नीचे वाला एलिमेंट होता है एक इफेक्ट शो करता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, कुछ याद आया, अरे एक दिन सिखाए थे ना, इधर ही तो सिखाए थे एक दिन, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है बोलो, NS2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग नहीं लेता, बॉन्ड में भाग नहीं लेता, एकदम हिंदी में लिख दे रहे हैं, बॉन्ड में भाग नहीं लेता है। तो नहीं लेता है तो बोलो, बाहर में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, 5, 5 में से 2 भाग नहीं लिया तो कितना बॉन्ड बनाएगा, 3, 5 नहीं बनाएगा, 5 नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, कौन सा इफेक्ट आ गया, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो 5 नहीं बनाएगा तो क्या BiCl5 मिलेगा, नहीं, क्या मिलेगा, BiCl3। क्या मिलेगा, एक लाइन लिखना था, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ में आया, चलो जी। इसके बाद देखो ना, छोड़ दीजिए सर, टाइम हो गया, थोड़ा देर बैठ जाओ, हो गया सर। देखो यही तुम लोग का दिक्कत है, क्या पता एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ रहा हो, हाँ देखो बाद में सर रात में मुर्गा बनाएगा, जी सर। सुनो एक बात बता देते, एकदम ढंग से अपने से अगर बनाते खाते हैं, ठीक है, मदर फादर के साथ रहते, जैसे भी अपने में एंजॉय करना, ये नहीं कि 1 तारीख को चल दिए कहीं, ठीक है। आपको बिलीव नहीं होगा, बिलीव नहीं होगा, हर मंदिर, हर टूरिस्ट प्लेस ऐसा भीड़ रहता है ना आजकल, पता नहीं क्या हो गया। हाई क्लास सोसाइटी आउट ऑफ इंडिया, मिडिल क्लास, हाँ, ऑन दी पार्क, समझते हो ना, वो पार्क में भी कहा, नाला के किनारे लिट्टी बना रहे हैं सर, पिकनिक बना रहे हैं। देख बुआ एक बात होता है, इतना खराब कल्चर डेवलप करते जा रहा है, इससे अच्छा कुछ अपना काम कर ले। मिडिल क्लास सोसाइटी को सुहा दिया गया है आजकल अफीम, ये न्यू ईयर मनाओ, नहीं उसके बाद आएगा वैलेंटाइन डे बनाओ, पूरा वैलेंटाइन वीक मनाओ, देखो बोलता है चॉकलेट डे। अपने जिंदगी में लेमन जूस खाया होगा और खरीदेगा 500 रुपये वाला चॉकलेट, गिफ्ट देने जाएंगे। सुधर जा बुआ, क्या बताना था। चलो याद देखो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम, ये ग्रुप 16 का, अरे किसका, ग्रुप 6। तो यही सल्फर का 2 कंपाउंड लिया है,
एक लिया है SF6 और एक लिया है कौन, SCl6। ग्रुप 17 का कंपाउंड होता है फ्लोरीन क्लोरीन, ग्रुप 17 का फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। यहां देख, ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। फ्लोरीन छोटा है, क्लोरीन बड़ा है, ठीक है। एक काम करो, सिंपल सा है कि अगर छोटा छोटा लोग इस सल्फर के चारों तरफ आएगा तो आराम से बैठ गया। अब बेचारा सल्फर तो वही है, आ गया बड़ा लोग, आ गया, तो अब क्या हो गया, आया तो 6 ही है लेकिन इतना बड़ा बड़ा है कि वो बल्कि है, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस याद है, जगह के लिए लड़ाई। तो इतना बड़ा बड़ा को अकोमोडेट नहीं कर सकता, नहीं अकोमोडेट कर सकता, तो ये स्टेबल नहीं। एकदम सिंपल सा चीज एक जगह लिखना होगा। तो फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा, क्लोरीन का साइज क्या है, बड़ा। तो छोटा छोटा 6 फ्लोरीन इस सल्फर के साथ अकोमोडेट कर गया, लेकिन बड़ा वाला क्लोरीन इसके साथ अकोमोडेट नहीं कर सका। तो नहीं कर सका तो ये वाला स्टेबल नहीं होगा और ये वाला स्टेबल होगा। पढ़ लो, ड्यू टू बस यही लिखना ही था, स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन 6F minus ion can be accommodated around sulfur, whereas chlorine ion is comparatively large in size, therefore there will be इंटरआयनिक रिपल्सन। क्या होगा, इंटरआयनिक रिपल्स। या ब्रैकेट में लिख देना, यहां पे इसमें क्या होने लगेगा, स्टेरिक रिपल्सन। क्या होने लगता है, स्टेरिक रिपल्सन या स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल। क्या हो जाता है, अनस्टेबल। ठीक है, चलो आज इतना ही। कल, अच्छा हाँ एक मिनट, कल 1 तारीख है, कल रहने दीजिए, ठीक है। परसों देख लीजिएगा इस पे टेलीग्राम, क्या हम आपको अपडेट क्लास लेंगे, हम आप आइए ना आइए, हम ये पढ़ाते रहेंगे, ये सब क्वेश्चन चलता रहेगा, ठीक है। तकरीबन 10 तारीख तक, तकरीबन 10 तारीख तक, ठीक है। अरे नहीं कुछ तो हम 1 घंटा भी सही, कम से कम 5-10 क्वेश्चन कराते चले जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी कुछ एक करा देंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, नया साल आ रहा है ना, जाइए अच्छे से बनाइए। फिर से मेरा एक यही देख, हम सबको यही बात कहते हैं, मैसेज यही है सबको, बुआ कुछ भी उटपटांग चीज मत करना। हर साल हमको कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। आपको बता दे, दिवाली में एक लड़का इधर कोना में बैठता था, वो नहीं आया, हमको इधर पता चला 2-4 दिन पहले कि वो उसका कोई दोस्त था, वो हमको फोटो दिखाया कि सर देखिए सर इसका क्या हालत हो गई, इधर का पूरा एरिया पूरा जला हुआ। पता क्या कर रहा था वो, नहीं आजकल सोशल मीडिया पे देखते हो रील्स बनाता है लोग, रॉकेट ऐसे पकड़ के, बस बस रॉकेट जो है वो दागते हुए निकल गया, अपना निशाना पे था, उसको फिक्स था कि कान फोड़ के जाना है, कान ही नहीं फटा जी, इतना पूरा बाल पूरा जला हुआ है, पूरा आधा चेहरा जला हुआ है, हमेशा इस तरह से ढक के रखता है इस मफलर से। अब सोच तो, जिंदगी में कितना भी प्लास्टिक सर्जरी करा ली, और उतना पैसा कहाँ है जी मिडिल क्लास फैमिली के पास। इसलिए कोई भी उटपटांग हरकत मत करना, लोग को जब हो जाता है तब पता चलता है कि हमसे गलती हो गया। पहले ही समझा रहा हूं, नया साल है, कुछ नया चीज नहीं है। आपका उम्र 16-17 साल 18 साल हो गया होगा तो 16-18 साल नया साल देख चुके हो, ऐसा तो नहीं है कि नहीं देखे। जनवरी क्या नहीं आया था कभी, आज भी वही जनवरी आएगा, कल भी वही जनवरी आएगा, परसों फिर वही 2 जनवरी हो जाएगा। कहोगे सर 2 तारीख हो गया, जा नया साल खत्म हो गया, कुछ नहीं हुआ नया, कोई संटा बंटा आने वाला नहीं है, खुद कर्म कीजिएगा तो कुछ मिलेगा, ठीक है। जाइए, हैप्पी न्यू ईयर।